नमस्कार सभी लेखक, कलाकार मित्रों को नमस्कार। और जितने यहाँ पर हमारे साहित्यानुरागी दर्शक मित्रगण उपस्थित हैं, सभी को यथोचित अभिवादन। मित्रों, आपको पता ही है कि इन दिनों हम लोग वरिष्ठ साहित्यकार रमेश चंद्र शाह जी पर एकाग्र का आयोजन कर रहे हैं। आज इस एकाग्र की 8वीं कड़ी है और हम उनके कवि पक्ष पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। साथियों, जीवन के संघर्षों और उसके भीतरी तहों को ठीक ठीक निष्कवचित करते चलते एक कवि का नाम है रमेश चंद्र शाह। उन्होंने कथा और कथेतर सभी विधाओं में लिखा। कविताएं तो खैर लिखी ही, और कल वरिष्ठ लेखक और उनके अनन्य मित्र रमेश दवे जी भी कह रहे थे कि वे मूलतः स्वभावतः कवि हैं और कई कविता संग्रह उनके खाते में है। आज हम लोग उनके कवि पक्ष पर ही मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। और आज के जो हमारे वक्ता हैं आनंद कुमार सिंह, वे स्वयं एक बेहद धैर्यशील और मननशील कवि हैं और मुझे लगता है कि कविता में प्रबंधकीय रूप विन्यास को भी वे साध लेते हैं। तो बस कुछ ही देर में हम लोग रमेश चंद्र शाह जी के कवि पक्ष पर आनंद कुमार सिंह जी को सुनते हैं और जो वर्ष 2021 में शाह जी का नया कविता संग्रह आया, बंधु थे पड़ाव सभी, इनकी कविताओं पर चर्चा होगी। हालांकि ये कविताएं पहले लिखी गई हैं और कुछ कारणों से किसी संग्रह में नहीं आई, तो ये वैसी कविताएं हैं। मगर शाह जी पर जब चर्चा होती है तो उनके लेखक के कई अन्य पक्ष स्वभावतः आ ही जाते हैं। दूसरे कि आनंद कुमार सिंह उन्हें अपना काव्य गुरु भी मानते हैं और उनके साथ गहरे जुड़े भी रहे हैं। तो उनके इस वक्तव्य में संस्मरणात्मक तत्व भी समाहित हो जाएंगे और कार्यक्रम के अंत में हम लोग कुछ फोटोग्राफ्स को देखेंगे और शाह जी द्वारा आनंद कुमार सिंह को लिखे एक पत्र से भी गुजरेंगे, जिसका वाचन स्वयं आनंद जी करेंगे। तो आइए मित्रों, हम लोग आनंद कुमार सिंह जी का स्वागत करते हैं। आनंद जी, आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद कुमार सिंह जी, जी आपका जी स्वागत। प्रणाम। जी प्रणाम। और थोड़ा सा ये ठीक कर लें फ्रेम को। जी जी जी। तो मित्रों, हम लोग आज शाह जी के कवि पक्ष पर आनंद सिंह जी को सुनते हैं। उससे पहले इनके संस्मरणात्मक वक्तव्य से गुजरते हैं। स्वागत है आनंद कुमार सिंह जी। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। बहुत धन्यवाद। सभी सुधी जनों को मेरा सादर प्रणाम और बहुत धन्यवाद अर्पण जी को, जो जी एक तरह की श्रृंखला ही चला रहे हैं कवियों, कथाकारों पर और अनेकानेक कोणों से देखने का
प्रयत्न कर रहे हैं। अज्ञेय जी की श्रृंखला जो उन्होंने शुरू की थी, उससे भी मैं जुड़ा और अज्ञेय जी की परवर्ती पीढ़ी में रमेश चंद्र शाह जी का बहुत उल्लेखनीय और महत्वपूर्ण नाम है, तो उससे भी उन्होंने मुझे जोड़ने का यत्न किया। मैं जुड़ सका, इसके लिए बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। मैं इसलिए भी बहुत अधिक सौभाग्यशाली मानता हूँ कि स्वयं शाह जी जैसे विरल रचनाकार को देख पाना, उनके साथ कुछ क्षण गुजार पाना भी स्वयं में एक बड़ी बात है, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि रमेश चंद्र शाह हिंदी के उन विरल रचनाकारों में से हैं जिनकी उपस्थिति ही हमें गरिमा से भरती है। आत्मानुभूति का ऐसा गहरा प्रकाशन जो जीवन की सारी हलचलों को भी कैद करते हुए चलता है और बंद नहीं होता, मुसलसल जारी रहता है। ऐसी अद्वितीय उपस्थिति को लेकर हम सबके मन में गर्व होना ही चाहिए। मुझे तो है। मुझे इस बात का गर्व है कि प्रोफेसर रमेश चंद्र शाह को मैं लगभग 20 वर्षों से भी अधिक समय से जानता हूं। तब से जबकि मैं भोपाल पहुंचा, तभी से लगभग ये 20-21 साल पुरानी बात है। यूं तो जाते ही उनसे कोई संबंध नहीं हो गया और यह भी नहीं कहा जा सकता कि ऐसे आत्म महिमा में प्रतिष्ठित कवि और रचनाकार सीधे सीधे किसी को अपना ही बना लेंगे। तो परिचय का क्रम धीरे धीरे ही विन्यस्त हुआ, वो धीरे धीरे ही कहीं खुले और कहीं ना कहीं उस खुलेपन में उनकी उदारता ही प्रमुख कारण रही होगी। मेरी पात्रता तो उतनी नहीं रही होगी, लेकिन ये मेरा सौभाग्य ही रहा कि बहुत शुरुआती वर्षों से ही मैं उनसे जुड़ गया। कविता और कथा को लेकर जो एक व्यापक मनोभूमि हिंदी के विद्यार्थियों में रहती है, वैसी ही मनोभूमि मेरे मन में रही और स्वयं मैं अपनी संवेदना और भावना के बहुत करीब जिन प्रमुख रचनाकारों को पाता रहा हूँ, उसमें प्रोफेसर रमेश चंद्र शाह अन्यतम है। कुछ इस तरह भी वो अन्यतम है कि उनके बगैर मैं अपने कवि स्वरूप या स्वभाव को ठीक से नहीं पहचान सकूंगा। कहीं ना कहीं उनकी उस आत्मलब्धि वाली दीप्ति में मैं भी अपने को प्रकाशित अनुभव करता हूँ। यह एक तरह की प्रतिश्रुति भी है जो साहित्य ने हमें प्रदान की है। अब वह यूं तो सबके लिए ही खुली हुई है, जो चाहे वो प्रोफेसर शाह के साहित्य से जुड़ सकता है, क्योंकि साहित्य ही वो खिड़की है, वो ज़रूरी बात है जिससे हम जुड़ सकते हैं। किसी साहित्यकार से जुड़ने का तरीका क्या है? मुझे लगता है कि उसके द्वारा रचा गया शब्द, उसके द्वारा दिया गया, सिरजा गया संसार ही वो प्रमुख बात है जिसके माध्यम से हम किसी रचनाकार से जुड़ते हैं और प्रतिध्वनित होते हैं। अब यह निश्चय ही अपनी प्रतिभा, अपनी पात्रता, अपने अभ्यास और संस्कारों पर भी बहुत कुछ निर्भर है कि हम उससे कितना ग्रहण करते हैं। तो कह तो नहीं सकता कि मैंने कितना ग्रहण किया, लेकिन यह अनुभव है मुझे कि मेरे जैसे एक रीते मन को उन्होंने कहीं न कहीं समृद्ध किया है, भरा है। मैं उनके सामीप्य में और उनके साहचर्य में तृप्ति का अनुभव करता हूँ। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। मैं उनमें प्रायः अपने एक घरेलू बुजुर्ग का भी दर्शन करता हूँ और कुछ इतना गहन और उत्कट भी कि जिसमें मुझे अपने पिता की भी छवि दिखाई दे। ऐसा अनुभव और ऐसा लगाव भी मुझे शाह साहब से होता है। अब ये तो एक अलग बात है कि वैसा लगाव मुझे क्यों होता है और क्यों अन्यों से उतना नहीं होता। निश्चय ही इसके कुछ और भी कारण, मनोवैज्ञानिक कारण भी होंगे, केवल साहित्यिक कारण ही नहीं हो सकते। कुछ संस्कारजन्य कारण या कहें कि कुछ अ, समानशीलता भी जिसको कह सकते हैं, वह भी एक कारण होगा।
मुझे प्रोफेसर रमेश चंद्र शाह के हाथों बहुत सारी उनकी पुस्तकें पाने का सौभाग्य मिला है और कुछ न कुछ उस पर वह लिख कर देते रहे हैं। अभी उन्होंने जो पुस्तक मुझे भेंट की वो ये है, बंधु थे पड़ाव सभी। यह उनकी नवीनतम काव्य कृति है और इसको मुझे और मेरी पत्नी को भी उन्होंने भेंट की है। तो उस पे लिखा है कि समान व्यसनी, समान शील, प्रिय आनंद और प्रिय सुमन के लिए सस्नेह। रमेश चंद्र शाह, भोपाल, 16 मार्च 2022। तो यदि वो मुझे अपना समान व्यसनी और समानशील मानते हैं तो मैं मानता हूं कि यह उनका आशीर्वाद है, क्योंकि समकालीनता का अनुभव तो हम प्रायः उन लेखकों से करते हैं जिनके साथ हम ग्रो करते हैं, विकसित होते हैं, लेकिन वह जो साझा करने का भाव है उनकी ओर से, अपने बंधुत्व में, अपने स्नेह के मंडल में हमको भी शामिल करने का या हमारे जैसे अनेक लोगों को शामिल करने का जो उनका उदार भाव है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका समय महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी सोच महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी सर्जना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी इंटेंसिटी, सघनता महत्वपूर्ण है और सबसे बढ़कर उनकी वह आत्मलीन चिंतनशील मुद्रा महत्वपूर्ण है, जिसमें कई बार मुझे भय भी लगता है। अकाल दुष्काल उनको फोन करने या स्मरण करने पर वह भय और अधिक उजागर हो जाता है कि कहीं मैं ऐसे गहन मनस्वी लेखक की एकाग्रता में बाधा तो नहीं बन रहा हूं, कहीं उनकी काव्य समाधि या भाव समाधि के स्खलन या क्षरण का मैं हेतु तो नहीं हो रहा। तो यह भी एक मन में हमेशा भय रहा है और निश्चय ही यह उनके साहित्यकार के प्रति ही रहा है। अमूमन जब भी मेरा उनके घर पर जाना हुआ है तो उसमें मैंने उसी भाव को हमेशा आसपास हवा में पाया है, जिससे एक घरोपा बनता है, अपनापन लगता है, एहसास होता है। मैं वहाँ एक अद्भुत घनत्व और अपनत्व का अनुभव करता रहा हूँ। तो इसमें निश्चय ही कारण उनकी आत्मीयता का ही है, जिसका परिसर बहुत व्यापक है। प्रायः लोग ऐसा सोचते हैं कि शाह साहब आत्मलीन और आत्ममुखी व्यक्ति हैं और कदाचित सभी के लिए संभव नहीं है कि उनके आंतरिक परिवृत्त में, परिसर में प्रवेश कर सकें। मैं इस बात से सहमत हूँ कि वो एक आत्मलीन और एक आत्ममुखी साहित्यकार हैं, लेकिन इसलिए वो आत्मलीन हैं और आत्ममुखी हैं क्योंकि वह जीवन की समग्रता के प्रति उन्मुख हैं, ओरिएंटेड हैं, उसको टोटलिटी में, उसकी संपूर्णता में जानने के आग्रही हैं। उसमें बहिष्कार का भाव नहीं है, स्वीकार का भाव है। यह जो स्वीकारात्मक आश्वस्ति है उनके साहित्य में और उनके व्यक्तित्व में, ये एक बहुत बड़ी धरोहर है। मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य को आत्मीयता का परिसर देने में उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका है। उस भूमिका में कहीं न कहीं वे सारे लोग उनके सहचर बन जाते हैं, जो उनकी आत्मदीप्ति के प्रकाश में प्रतिश्रुत होते हैं, प्रतिध्वनित होते हैं, प्रतिबिंबित होते हैं और प्रतिभासित होते हैं। मैं इन मायनों में अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उनका स्नेह पात्र मैं बन सका। वह कहीं न कहीं विश्वास अर्जित कर सका, यह भी कहीं न कहीं मेरे लिए गर्व का विषय है। तो ऐसे मनीषी रचनाकार को, साधक को मैं बहुत हृदय से प्रणाम करता हूँ और तब अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। यूँ मैंने पहले ही कहा कि उनसे संबंध लगभग 20 साल पुराना है, जो बीच-बीच में छिटपुट तरीके से अनेकानेक कारणों से, जिनमें एक प्रधान कारण तो मेरा स्थान-स्थान पर ट्रांसफ़र होना रहा, उन कारणों से मैं कभी-कभी दूर भी हो जाता रहा। लेकिन
गाहे बगाहे मैं उनके सौर मंडल में कभी कभी धूमकेतु की तरह भी आ गया रहता था। जब कभी वो देखते थे कि काफ़ी दूरी हो गई है या कि समय का काफ़ी बड़ा अंतराल हो गया है, तो उनका व्हिप भी कभी कभी मुझ पर पड़ा है और उनके पोस्ट कार्ड भी मेरे पास हैं जिसमें उन्होंने क्षोभ भी व्यक्त किया है कि इस नगर में तुम हो और इतने दिन से तुम आए नहीं। और अब तो जब ये व्हाट्सएप और फ़ोन की मोबाइल की व्यवस्था हो गई है, तो प्रायः उनका संकेतात्मक संदेश मुझे मिलता ही रहता है। तो अमूमन ऐसा होता है। मैं जब स्मरण करता हूँ कि उनसे स्वाभाविक अनुराग, मैत्रीपूर्ण अनुराग कैसे और कब हुआ, तो एक घटना मुझे याद आती है। मेरे पिताजी भोपाल आए हुए थे और जब उनको पता चला कि मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र शाह की आत्मीयता की परिधि में कहीं न कहीं हूँ, तो चूँकि वो साहित्य के अनुरागी व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि मैं उनसे भेंट करने के लिए चलना चाहता हूँ। तो समय लेकर मैं जब मिलने के लिए प्रोफेसर शाह के घर पे गया, उस समय आदरणीय ज्योत्सना जी भी थीं। तो वहाँ बातचीत की ही अ, कहें कौंध में या कि बातचीत की बीच-बीच में ही कुछ ऐसी भी सघनता का अनुभव मुझे हुआ जिसका स्मरण मुझे हो रहा है। उन्होंने अचानक कहा मेरे पिताजी से, जिनको मैं पापा कहता हूँ, कि ये अनेक बार बहुत दूर चला जाता है और गायब हो जाता है, परिदृश्य से ही गायब हो जाता है। तो मैं आपसे अनुमति चाहता हूँ कि आप मुझे आनंद को मुझे दे दीजिए। ठीक वैसे जैसे विश्वामित्र ने दशरथ से उनके बेटों को माँग लिया था, मैं इस तरह से इसको माँगता हूँ, ये मुझे दे दीजिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि हाँ, आज से ही मैंने आपको ये दे दिया। तो इस तरह का भी मुझे ध्यान आता है। बस शुरुआती बातें हैं, लगभग 2003 की होंगी या 4 की होंगी। तो ऐसा आत्मीय भाव प्रोफेसर शाह का मेरे प्रति रहा और एक तरह से मैं दिया जा चुका हूँ उनको, वाग्दत्त जिसको कहेंगे। तो कुछ इस तरह का भी स्नेह संबंध, प्रतिबंध भी है। स्नेह संबंध और वो प्रतिबद्धता वाला जो है, पीत प्रतिबद्ध वत्साम, उस तरह का मामला है। कुछ प्रतिबद्धता जैसी है, जैसे एक गाय और बछड़े में होती है, कुछ उसी तरह का जिसको हम कहते हैं रीम ऑफ मदर्स, मातृक्षेत्र में अभिनिविष्ट या प्रविष्ट होना, रचना के जगत में या उसके कंट्रोल पैनल में घुस जाना। तो कहीं न कहीं उन्होंने मुझे शामिल किया उसमें और यही मेरा सौभाग्य भी है। आज जब उनके साहित्य को लेकर, विशेषकर उनकी कविता को लेकर चर्चा का सुयोग बना है, तो मुझे बेहद प्रीतिकर अनुभव हो रहा है और उतना ही कष्टकर भी। कष्टकर इसलिए भी कि मैं अभी अपने अपने क्या कहें उसको, अध्ययन के परिदृश्य या अपनी पुस्तकों अथवा सामग्री से काफ़ी दूर हूँ। तो उनकी जो सामग्री है, उनका जो काव्य है, उनके उपन्यास, उनकी कथाएँ, कहानियों के संग्रह, उनके निबंध संग्रह, कितना विराट उनका साहित्य है रचा हुआ, तो वो सब स्मरण में कौंध रहा है। लेकिन दुर्भाग्य मेरा ये है कि मेरे पास इस समय इस एकमात्र पुस्तक, बंधु थे पढ़ाओ पढ़ाओ सभी को छोड़कर, अभी फ़िलहाल कोई भी सामग्री नहीं है। और ये भी इसलिए हुआ क्योंकि यह पुस्तक जब उन्होंने प्रदान की, भेंट की मुझे, तो उसको ले करके ही मैं यहाँ चला आया हूँ, करीब 1000 किलोमीटर की दूरी पर। तो मेरे पास बहुत संदर्भ नहीं है, तो स्मृतियों से ही कुछ कुछ चीज़ों को मैं समझ सका या देख सका। तो उन बातों पर हम लोग आते हैं और इसी के क्रम में इस काव्य संग्रह पर भी हम लोग आएँगे। शाह साहब ने कहीं किसी जगह कहा था कि उनके जीवन में उनके बचपन का, वो पहाड़ के रहने वाले हैं अल्मोड़ा के, तो उसका बड़ा महत्व है और उस पहाड़ी जीवन के एकांत और बाजार में, भीड़ भरे बाजार में घर होने की चहल पहल के कंट्राडिक्शन से उनका व्यक्तित्व बना है।
एक तरह का विरोधाभास है। और वो विरोधाभास कैसा है, जिसमें वो कहते हैं कि एक तरफ आरण्यक परिवेश था अल्मोड़ा के पास आसपास, जहां उनका बचपन बीता। उस आरण्यक परिवेश ने, प्राकृतिक एकांत ने उनके भीतर अद्भुत प्रेरणाएं, वैश्विक प्रेरणाएं, सात्विक प्रेरणाएं, संवेदनागत प्रेरणाएं जागृत की, जिससे कविता फूटी। ऐसा जंगली एकांत जहां सारे के सारे स्वर एक बड़े छंद में लय हो जाते हैं। उनके कवित्व को प्रकृति ने जगाया। और दूसरी तरफ उनका कहना है कि उनका घर जहां वो रहते थे, उनके पिता का घर, वो बहुत बाजार में ही एकदम, जहां शोरगुल है, कमोशन है, चहल पहल है, ऐसी जगह पर उनका घर था, जिसने उनके उनके जीवन में मानव स्वभाव के वैविध्य को, उसकी बहुआयामिता को, बहुमुखीनता को देखने की दृष्टि दी। तो ये बात उनके बचपन में रही है। ये कंट्राडिक्शन रहा है कि एक तरफ प्रकृति का वो आरण्यक परिवेश, जहां एक निस्तब्ध करने वाला जंगली एकांत रहा है, प्रकृति का एक मौन नीरव रूप, प्रेरक रूप, और दूसरी तरफ आधुनिक जीवन की चर्या का केंद्र बाजार, और बाजार में घर। ये एक विचित्र कंट्राडिक्शन, विरोधाभास ये रहा है उनके संस्कार को जगाने में। उनका कहना है कि संभवतः इसी चहल पहल ने, बाजार की चहल पहल ने ही उनके भीतर कथाकार को जन्म दिया होगा, जो बिल्कुल सही बात लगती है, क्योंकि कथा का संबंध मानव स्वभाव के वैचित्र्य से है। कविता जहां आत्म के केंद्र से निकलती है, वहां कहीं ना कहीं कथा जो है वो समाज की परिधि से केंद्र की ओर आती है। तो एक तरह का केंद्राभिसरण और केंद्रापसरण, सेंट्रीप्यूटल और सेंट्रीफ्यूगल, दोनों चीजें प्रोफेसर शाह के व्यक्तित्व में बचपन से ही समाहित हैं। मुझे नहीं मालूम है कि ऐसा द्वैत, यानी ये आरण्यक एकांत और बाजारू चहल पहल का द्वैत किसी अन्य सर्जक के मन में भी रहा है कि नहीं रहा है, मुझे नहीं मालूम है। ऐसा लगता है कि प्रायः कोई लेखक या कवि या रचनाकार यदि किसी एकांत स्थल का है तो वहाँ एकांत ही घर कर गया, और किसी पहाड़ी एकांत से दूर किसी भीड़ भरे इलाके का वो व्यक्ति रहा तो वहाँ भीड़ ही का स्थायित्व बना रहा। तो ये द्वैत शाह साहब में है। इसी आरण्यक एकांत में उनकी कविता फूटी और बाजार ने उन्हें कथाकार भी बनाया। उनका कहना है कि पहाड़ी लोगों की जो जिंदा दिली है, पहाड़ी जीवन की जो जिंदा दिली है, उसको भी उन्होंने गहनता से महसूस किया। और उन्होंने यह भी कहा कि उनका परिवार कोई बहुत वेल ऑफ, बहुत समृद्ध परिवार नहीं था, और आसपास भी कोई बहुत समृद्धि नहीं थी। तो उनका कहना है कि ऐसे दारिद्र्य में भी लोगों ने जीवन जीने की अलग शैलियां विकसित कर ली। उदाहरण के लिए उनके पिताजी को संगीत से गहरा लगाव था, और पहाड़ी लोगों के जीवन में एक तरफ घोर दारिद्र्य है और दूसरी तरफ संगीत, गाना बजाना, सैर सपाटा, यह भी एक तरह का अजीब कंट्राडिक्शन है। माने जिंदगी की लय का संधान करने का एक यह भी संतुलनकारी आकर्षण पहाड़ी जीवन में रहा है, जिसने कहीं ना कहीं रमेशन शाह को रचा है। वो जो मौज है उसने उनकी जिंदगी में बेफिक्री घोली है। उनका कहना है कि उनके पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन वो एक संगीत के गहरे प्रेमी व्यक्ति थे। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कि उन्हीं के कंट्राडिक्शन से ही उद्भूत हुई मुझे लगती है, उनके जीवन का जो ये विरोधाभास है, ये विरोधाभास बड़ा बड़ा उल्लेखनीय विरोधाभास है। उन्होंने कहा कि जो उनकी दुकान पर या आसपास कुछ किताबें बिकनी आती थी रद्दी के भाव, उसने उनके जीवन को गहराई से प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वयं एक कहा कि महान साहित्य उन्हें रद्दी के भेष में ही मिला। जिसको हम महान साहित्य कहते हैं, चाहे वो बड़े बड़े रचनाकार हों, धार्मिक पुस्तकें हों, या बड़े रचनाकारों की, कथाकारों के उपन्यास हों, टॉल्स्टॉय जैसे बड़े लेखकों की रचनाएं, ये सब चीज़ें जो हैं उनको रद्दी की शक्ल में मिली, और उनको, उनके माध्यम से उन्होंने उनको चुना।
जबकि उस समय उनका कहना है कि उन्हें ये जरा भी इल्म नहीं था कि कोई महान साहित्य है या इसको पढ़ के कोई महान साहित्य लिखा जाता है। तो उनकी जो ये स्थिति है, यह भी एक कंट्राडिक्टरी स्थिति है कि एक कल्पना कीजिए एक ऐसे पहाड़ी परिदृश्य के मेधावी विद्यार्थी की, जिसकी भूख तो पढ़ने की है, लेकिन साहित्य अवचेतन में है कहीं, और बाहर जो साहित्य दिखाई दे रहा है वो रद्दी के भाव बिकने आया है, और वहां से वो चुनता है क्लासिक्स को, और वो संस्कार कैसे उनके सोए हुए संस्कार को जगा रहा है। ये भी एक बड़ी विचित्र बात है, ये भी कंट्राडिक्टरी बात कहलाएगी। मुझे उनकी स्थिति को सोचकर चेक लेखक बोहमिल राबल की एक छोटी सी कृति याद आती है, टू लाउड ए सॉलिट्यूड। और जिन्होंने उसे पढ़ा है वो जानते हैं कि उसमें एक बूढ़ा आदमी है जो पेपर क्रशर का काम करता है प्राग में, और वो उसकी नौकरी है पेपर क्रश करने की, और वो पुस्तकें जो वहाँ आ रही हैं वो सब दुनिया के महान साहित्य से बनी हुई हैं, और उनको क्रश करना है, वेस्ट में जाना है उसको। और एक तरफ उसकी पेपर क्रशर की नौकरी है, और दूसरी तरफ उसको बचाने की भी एक इंटेंसिटी उसके भीतर दिखाई देती है कि वो क्रश ना होने पाए। उसका नाम हंता नाम था उसका। तो वो एक बूढ़ा आदमी है, और ये जो द्वंद्व है उसके जीवन में, वो अपनी नौकरी और अपनी इच्छा के द्वंद्व में फंसा हुआ एक आदमी है, जिसको कहें कि वो रेयर और बैंड किताबें, प्रतिबंधित किताबों को ले आता है और क्रशर की ओर ले जाता है। तो कबाड़ा क्रश करते करते ही उसके पास विश्वकोशीय ज्ञान पैदा हुआ, और वो राबल का पात्र जो हंता है वो ये कहता है कि बिकॉज व्हेन आई रीड आई डोंट रियली रीड, आई पॉप अप ए ब्यूटीफुल सेंटेंस इनटू माय माउथ एंड सक इट लाइक ए फ्रूट ड्रॉप। चुभलाता है, ज्ञान के तंतुओं को वो कबाड़ से इकट्ठा करके चुभलाता है और उसी से रस पोषण करता है। बहुमिल राबल का ये पात्र, टू लाउड ए सॉलिट्यूड का हंता, ठीक मुझे उसकी याद आती है जब मैं रमेश चंद्र शाह जी का यह वक्तव्य सुनता हूं। कभी अनेक बार उन्होंने अपने जीवन की प्रारंभिक स्मृतियों को मुझे सुनाया है, बताया है, और मुझे वो पात्र हॉन्ट करता रहता है, जिसका नाम ही हंता है, कि किस तरह से कबाड़ से महान साहित्य से परिचय हुआ प्रोफेसर शाह का। तो ये जो द्वंद्व है, कहा गया कि जो नश्वरता और स्थायित्व का जो द्वंद्व है, ये जो द्वंद्व है, यही द्वंद्व रमेश चंद्र शाह के काव्य में भी है, कविता में भी है, कथा में भी है। उसी ने उनको कवि कथाकार के रूप में पैदा किया। कविता निश्चय ही चिरंतनता को, स्थायित्व को, परमानेंस को, शाश्वतता को एड्रेस करती है, कहीं ना कहीं छूती हुई चलती है, उसको छोड़कर नहीं चल सकती। कविता अपने स्वभाव से ही चिरंतनता के प्रति समर्पित होती है, और कथा का जो आयाम है, चूंकि वह देश और काल से आबद्ध रहता है, तो उसमें एक तरह का कि नश्वरता, क्षणभंगुरता, ट्रांजिटरीनेस होती है, और रमेश चंद्र शाह ने उसको भी एड्रेस किया है, उसको भी पकड़ने की कोशिश की है। तो ये जो दोनों का विरोधाभास है, वो उनके काव्य में और उनके कथा साहित्य में ये दिखाई देता है शाह साहब के। अब जो शाह साहब का काव्य है, अब वो तो उनके कई संग्रह हैं, और उनके संग्रहों के नाम मैं यहाँ ले लेता हूँ, खासतौर से जो काव्य संग्रह हैं। एक है कछुए की पीठ पर, हरिश्चंद्र आओ, नदी भागती आई, प्यारे मुचकुंद को, देखते हैं शब्द भी अपना समय, और ये बंधु थे पड़ाव सभी। उनकी कविताओं के कुछ संकलन भी निकले हैं, चाक पर समय, और हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने भी उनकी कविताओं का एक संकलन आधुनिक कवि के नाम से निकाला था, तो वो संकलन भी हैं। लेकिन ये स्वतंत्र संकलन कुछ इसी तरह के हैं। तो बंधु थे पड़ाव सभी पर हम लोग अंत में आएंगे। थोड़ी सी चर्चा मैं उनकी कविताओं पर करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी कविताएं मुझे बहुत प्रिय हैं। एक तरह की शिल्प में लिखी हुई, और एक अलग तरह का
एक अलग तरह की बुनावट उनकी कविताओं में है, छांदसिक बुनावट है, छांदस बुनावट है, लय वाली बुनावट है जिसको वो छोड़कर नहीं चलते। उनकी कविता में गति है और एक तरह का म्यूजिक है, इंटेंसिटी है म्यूजिक की, और वे आत्मानुभव से ही निकली हुई कविताएं हैं। विचार भी अगर वहां आता है तो वो संवेदना संवेदना की शक्ल में आता है। रमेश चंद्र शाह उन विरल साहित्य सर्जकों में से हैं जो साहित्य को आत्मलब्धि या आत्मबोध का साधन मानते हैं। यह बात संपूर्ण भारतीय भाषाओं के संबंध में भी कही जा सकती है। यानी सारी भारतीय भाषाओं के बीच में जो बड़े लेखक हैं, उन बड़े लेखकों में भी रमेश चंद्र शाह को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि यह जो उत्कटता है, यह जो इंटेंसिटी है, यह जो एकाग्रता है आत्माभिव्यक्ति की, आत्मव्यंजना की, जिसमें चराचर का भाव एक सांगीतिक रूप में विन्यस्त हो गया है, वैसा काव्य, वैसी कविता उनके संकलनों से प्रकट होती है। इस अर्थ में आप चाहें तो यह भी कह सकते हैं कि उनमें भारतीय साहित्य का जो पारंपरिक विवेक है, ट्रेडिशनल विजडम है, वह भी मौजूद है और इसीलिए अपेक्षया थोड़ा पुराना भी मालूम पड़ता है। तो कविता अब कहाँ कहाँ किस घाट बाट वही चली जा रही है। अब वहाँ संवेदना है कि नहीं है, ये छानने की बात है कि हम कविता से छान के क्या पाते हैं। बड़ा मुश्किल है समकालीन काव्य विवेक को समझना। इतने घाट हैं, इतने बाट हैं, इतने तट हैं, इतने चौराहे, इतने मुख, सहस्रमुखी है समकालीन कविता, कोई एक चेहरा नहीं है उसका। लेकिन रमेश चंद्र शाह की कविता का एक चेहरा है जो दूर से ही पहचाना जा सकता है। रमेश चंद्र शाह ने अनेकानेक विधाओं में सृजन किया है, तो उन्होंने भी बाहरी यथार्थ को और आंतरिक यथार्थ को पकड़ने की उसी शिद्दत से चेष्टा की है जैसा कोई जीवन में गहरे धंसा हुआ लेखक रचनाकार करता है। क्योंकि अपने सेल्फ की गहराई को, प्रोफाउंडिटी को ही तो वो आत्माभिव्यक्त करता है, आत्माभिव्यंजित करता है। जो कभी अपने जीवन में जितना गहरा धंसा होगा, वही बाहर के यथार्थ को भी उसी इंटेंसिटी के साथ पकड़ने की चेष्टा करेगा। कोई आवश्यक नहीं कि उसमें विवरण बहुत ज्यादा हो या पृथुल लेखन हो उसका, लेकिन किसी बड़े रचनाकार को हम उसकी इंटेंसिटी से देखते हैं, ताप से। जो ताप है, जो लावा है उसका, वो रमेश चंद्र शाह का बहता हुआ दिखाई दे रहा है। उसमें एक अजीब किस्म का ताप है। वह ताप उनकी आत्म साधना के तप से व्युत्पन्न हुआ है। ये एक खास बात है। साहित्य कर्म भी क्या है? अंततः वह भी एक सृजनात्मक मानव मूल्य है जिसे शब्द का प्रयोक्ता साहित्यकार निरंतर खोजता रहता है। अनेकानेक विधाओं में सृजन करने वाला अनेकानेक मुखों से अभिव्यक्त होता है जिसे उसने जाना है और उस यथार्थ को पहचाना है। वस्तुतः यह सर्जनकार कवि ही संस्कृति का वह कलश है जिसमें किसी देश की संस्कृति और परंपरा का अमृत रसायन एकत्र होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। लेकिन संस्कृति के प्रयोक्ताओं को वह भली प्रकार समझते हैं, इसलिए कवि कर्म की अचूक वेधकता को भी शोधित करते चलते हैं, क्योंकि यही उनके हिस्से में आया। एक कवि के हिस्से में क्या है? अगर उसके पास परंपरा का विवेक है तो उसके शोधन की जिम्मेदारी भी, उसके मार्जन प्रक्षालन की जिम्मेदारी भी उसी कवि की है। और रमेश चंद्र शाह ने इस काम को बहुत दायित्व बोध के साथ संपन्न किया है। उन्होंने संस्कृति को कवच की तरह इस्तेमाल करने वाली राजनीति के विरुद्ध उस संवेदनशील मानव को घुटन से बचाने का कार्य किया है और उसे एक काव्य का वैकल्पिक सत्याग्रह प्रदान किया है। ये जो सत्याग्रह है, कविता का एक सत्याग्रह, राजनीति के सत्याग्रह की बात मैं नहीं कर रहा हूं, कविता का भी अपना एक सत्याग्रह है, आग्रह है सत्य का। वो शाह साहब की कविता में है, उनके चिंतन में भी है। उन्होंने प्रायः जड़ीभूत सौंदर्याभिरुचि और जड़ीभूत सत्याभिरुचि की बात की है। अनेक बार ऐसा भी समय इतिहास में आ जाता है जब किसी किसी कवि को जड़ीभूत सत्याभिरुचि को बदलने की जरूरत होती है, तोड़ने की जरूरत होती है। हम कन्फाइंड
विचारों में ही बंद न हो जाएं, मतवाद के ही आग्रही न रहें, कभी कभी उसके परिवृत्त को, परिक्षेत्र को बढ़ाने की, एक्सटेंड करने की जरूरत होती है, जो शाह साहब ने अपने काव्य में किया है। जो कवि अपने जीवन जगत का गहरा दृष्टा होगा, साधक होगा, वो जितना गहरा संधान करने वाला होगा, उसकी आत्मीयता का क्षितिज भी उतना ही प्रगल्भ होगा, उसकी आत्मोन्मुखी साधना भी दीप्त होगी, लबरेज होगी, और उतना ही विशिष्ट उसका कवि कर्म होगा। उसकी कविता में वागर्थ का वैभव होगा और उसका प्रकाश भी अलग से पहचाना जा सकेगा। यद्यपि प्राचीन कवियों के काव्य में अनुभव का यह आत्म प्रकाश संसार के प्रकाश से अलग नहीं था। उनका सामाजिक यथार्थ उनके आत्मिक प्रकाश से ही प्रतिभासित था, प्रकट होता था, जो अपने रचनाकार के दर्पण में अपने सेल्फ को और बाहरी सेल्फ को, आत्म को और आत्मेतर को एक साथ बांध लिया करते थे। वो जो इंटेंसिटी थी बांधने की, वो जो गहराई थी, वो शाह साहब के काव्य में दिखाई देती है। कहा गया है कि साहित्य केवल वस्तुभूत यथार्थ की, मेटेरियल तत्व की ही आत्माभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि वह आत्माभिव्यक्ति के साथ साथ जीवन के सत्य की भी अभिव्यक्ति है, सौंदर्य की भी अभिव्यक्ति है, शिवत्व की भी अभिव्यक्ति है। और ये तीनों बातें शाह साहब के काव्य में हैं। रमेश चंद्र शाह को जब मैंने विरल सर्जक कहा, विरल साहित्य सर्जक कहा, तो उसका निहितार्थ उनकी इसी शब्द साधना से है, जिसमें वह एक शब्दवेदी बाण चलाने वाले रस आखेटक कवि के रूप में सामने दिखाई देते हैं। एक शब्द मृग, मृगया, एक ऐसा अहेरी जो अपने भाव लक्ष्य का संधान करने के लिए लगातार लक्ष्योन्मुख दौड़ रहा है, गतिमान है। ऐसे आखेटक के रूप में मुझे वो चरितार्थ होते हुए भी दिखते हैं, क्योंकि एक विपथगामी समय में ऐसा छांदस आखेट करना जो पुरखों के मार्ग से किंचित भिन्न भी है। उन्होंने स्वयं कहा है कि मृगया का यह मार्ग नहीं पुरखों का। मृगया का जो मार्ग है, ये जो आखेट कर्म है, पुरखों के मार्ग से किंचित भिन्न है, लेकिन वह उसी छंद लय के कंटकाकीर्ण अरण्य में, जंगल में प्रवेश कर जाना चाहते हैं। संभवतः उनके पूर्वज उसमें जाने की जरूरत नहीं समझते थे। कारण यह भी हो सकता है कि लयों की जितनी तलाश शाह साहब को है, उतनी तलाश संभवतः अन्य लोगों को नहीं थी। लेकिन जब वो पूर्वज कह रहे हैं या पुरखें कह रहे हैं, तो उसका तात्पर्य कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत सैकड़ों साल पुराने पूर्वजों की बात कर रहे हैं। वो ठीक अपने से इंस्टेंट जो उनके पूर्वज हैं, जो कवि हैं, या नई कविता की तीसरी या उसकी उत्तरवर्ती पीढ़ी के कवि हैं, उन्हीं कवियों से उनका आशय होगा। साठोत्तरी कवि होंगे जहां से उनका भी काव्य प्रारंभ होता है। तो साठोत्तरी चेतना का सर्वग्रासी प्रभाव कविता की अंतर वस्तु पर इतना अधिक पड़ा कि लगभग नई कविता के सारे कवियों में छंद लय का पुराना अंगरखा झर सा गया और कविता कुछ अधिक ही मुक्त हो गई। कविता ज्यादा नई हुई, इसलिए उसे पहचान पाना भी तनिक कठिन हुआ। लेकिन रमेश चंद्र शाह ने लय के संधान की और शब्द आखेट की अपनी पुरानी टेक नहीं छोड़ी। टेक का यह पुरानापन उनके शिल्प में कोई बड़ा विस्थापन इसीलिए नहीं करता क्योंकि वैसा विस्थापन उन्हें रुचिकर नहीं प्रतीत हुआ। साठोत्तरी परिवर्तन की जो राजनीतिक प्रतिध्वनियों की आहटें हैं, वे आहटें बहुत सूक्ष्म रूप से उनकी कविता में मौजूद हैं, लेकिन उनका मोर्चा जहां वो लड़ रहे हैं वो कल्चरल ज्यादा है, पॉलिटिकल कम। नेचुरली जो एक प्रोफाउंड कवि होगा, गहन कवि होगा, उसका मोर्चा यही होगा, वो सही मोर्चा यही है। संस्कृति का मोर्चे पर ही कवि चेंज एजेंट की भूमिका निभाता है, परिवर्तनकारी अभिकर्ता की तरह काम करता है। राजनीति के मोर्चे पर वह उस तरह काम नहीं करता, और ये एक बड़ी राजनीति का एक हिस्सा है। मैं तो मानता हूं कि यही वो जरूरी काम है जिसे कवियों को करना था, लेकिन साठोत्तरी कविता के बाद जो पीढ़ी आई उसने इस काम को छोड़ दिया।
राजनीतिक यथार्थ को शाह साहब ने अपनी कविता का या काव्यानुभूति का विषय नहीं बनाया, यद्यपि कि उनके काव्य में हरिश्चंद्र आओ जैसी अनेक कविताएं हैं जो इमरजेंसी के दौरान लिखी गई। और हरिश्चंद्र आओ वो कविता बड़ी महत्वपूर्ण कविता है, आपको पढ़ने को मिली होगी, उनके संकलनों में है। तो उन कविताओं से भी यही पता चलता है कि राजनीतिक यथार्थ को भी वह आत्मदृष्टि से देखते हैं, और वो इसीलिए महत्वपूर्ण विषय नहीं बन के आता क्योंकि उनकी दृष्टि में उससे अधिक महत्वपूर्ण बात जो सांस्कृतिक यथार्थ की है वो ज्यादा गहरी जगह बना चुकी है। और इसीलिए मुझे लगता है कि एक दृष्टि से देखा जाए तो काव्य वस्तु की सबसे जो खरी जमीन है वहां शाह साहब अकेले संधानक की मुद्रा में खड़े हैं और दिखाई दे रहे हैं। जिस काम को सबने छोड़ दिया उसको लेकर के वो जूझते हुए मुझे दिखाई देते हैं, आत्मलीन जीवन शिल्पी की तरह जो धीरे धीरे प्रस्तर से कोई आकृति गढ़ रहे हैं या काष्ठ से कोई शिल्प बना रहे हैं। एक ऐसा कवि, जब सारे कवि बाकी लोग अन्य मोर्चों पर तैनात हैं, वहां शाह साहब संस्कृति के इस प्रगल्भ कर्म में आत्मलीन दिखाई देते हैं, खासतौर से कविता में जो ज्यादा बड़ी जमीन और ज्यादा सही जमीन मुझे नजर आती है। और इसीलिए उनकी कविता में लौकिक अभिव्यंजना का अर्थ यही था कि वो अपनी देशी जमीन पर और उस सनातन परंपरा की जमीन पर खड़े होकर काव्य का आवाहन कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि यही कारण है कि उनकी कविता में जो मिथकों का जो प्रवेश हुआ है, एक संग्रह का नाम ही है प्यारे मुचकुंद को, उनकी कविता में अनेक अनेक पौराणिक बिंब, पौराणिक बातें, कथन, इंटरटेक्चुअलिटी और बहुत सारे संदर्भों का उल्लेख हो गया है। मुझे लगता है कि जिनको बिना जाने कविता को, उनकी कविता को समझना भी थोड़ा कठिन होगा। संस्कृति बोध या परंपरा बोध के कारण ही या उसमें अपनी गहरी आस्था रखते हुए ही वो विचार के स्तर पर निबंधकार की शक्ल में सामने आते हैं, एक गहन निबंधकार के रूप में। और उसमें लगता है कि भारतीय मनीषा की, सांस्कृतिक मनीषा की ओर से बोल रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ द कल्चरल सेल्फ ऑफ इंडिया। ऐसा लगता है कि भारत की सांस्कृतिक आत्मा के वो प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं। उनके जितने भी निबंध संग्रह हैं उसमें एक रचनाकार का अपना इंडिविजुअल बोध भी है और साथ ही साथ उसमें उनकी वैचारिक दीप्ति भी है जो सामाजिक यथार्थ के कारण प्रतिध्वनित हुई है या प्रतिबिंबित हुई है। और जो पाश्चात्य संस्कृतिविद हैं या जो भारत द्वेषी हैं उनको भी वो ठीक से उत्तर उसी जमीन पर खड़े होकर दे पाते हैं। कहा गया है कि आजादी के बाद हमारी जो सांस्कृतिक व्यूहबद्धता है वो कहाँ चली गई। हमारा जो सांस्कृतिक युद्ध है जो चलते रहना चाहिए था वो अचानक बंद क्यों हो गया। अनेक निबंधों में उसका वो उत्तर भी देते हैं। तो एक तरह से कविता में भी उनका एक प्रतिवादी मोर्चा है जिसको उन्होंने पुनर्जागरणकालीन वैचारिक युद्ध की शक्ल में गढ़ा है और उसकी आहट को रेखांकित किया है। क्या भारत की सनातनता और वैश्विक संस्कृति में भारत के प्रदेय पर बुद्धिजीवियों का भरोसा कम हो गया, अथवा कि एक किस्म की छद्म बौद्धिकता ने सांस्कृतिक प्रश्नों का बिना उत्तर दिए ही हार मान ली, अथवा कि बुद्धिजीवियों और बुद्धिधर्मियों की पार्टीगत खेमेबाजी हुई और जानबूझकर भारतीयता के प्रश्नों को दरकिनार कर दिया गया। क्या हुआ? शाह साहब की कविता इन प्रश्नों से लगातार जूझती है और उनकी काव्यानुभूति की बनावट में भारतीयता की परंपरा, कविता की परंपरा का यह पक्ष साठोत्तरी कवियों के राजनीतिक यथार्थ के सामने, उनके समक्ष एक प्रश्नवाचक प्रतिपक्ष की तरह दिखाई देता है, जिसको हम प्रतिसंसद भी कह सकते हैं। उनकी कविता का विद्रोही तेवर है लेकिन उसका स्वर मध्यम है और आत्मलीन है, एक साधक का तेवर है। उनका विद्रोह भारत की आत्मा को उसके अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले चलने के आग्रह से पैदा हुआ है, लेकिन वह निरा साहित्यिक आंदोलन या उसके रूपवाद के कारण पैदा नहीं हुआ है। शाह साहब की कविता को पढ़ जाइए तो ऐसा लगता है कि वो तटस्थ कवि के रूप में सामने हैं।
ऐसा लगता है कि वो बड़े निर्मम कवि हैं, अनाग्रही चित्त के कवि हैं। लेकिन उस अनाग्रही चित्त के भीतर भी उनका चौकन्नापन, उनकी सावधानता हमेशा दृष्टिगोचर होती है। यदि आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो लगता है कि वो उस जमीन को वो छोड़ते नहीं है, वहां आखेटक की मुद्रा में शर को लगातार लक्ष्योन्मुख संधान करना चाहते हैं। हाँ, निश्चय ही कि जिस सौंदर्यानुभूति या काव्यानुभूति को वह पाते हैं, उस काव्यानुभूति को और उस सौंदर्यानुभूति को अपने जीवन विवेक की दिशा में ही वो ले जाते हैं, और उसके संसाधन भी वो खुद जुटाते हैं। उनका जो शिल्प है, उनका काव्य शिल्प है, वो इसी आग्रह के कारण पैदा हुआ है। उन्होंने ये दावा कहीं नहीं किया है कि काव्य सत्य का कोई उपनिषद उन्होंने पा लिया है, या जिस बात को वो उच्चारित कर रहे हैं वो उसके कोई प्रॉफिट हैं। अपनी संपूर्ण विनम्रता में वह भारतीयता के मन को, इंटीरियर को कहीं ना कहीं आकृत कर रहे हैं, चिजल कर रहे हैं, उसको चुपचाप शार्पन कर रहे हैं, उसको खोद रहे हैं, उसके चेहरे को बना रहे हैं। जिस चीज को उन्होंने अर्जित किया है अपनी निष्ठा से, अपने अध्ययन से और अपनी जीवन साधना से। उनके जीवन में कई तरह की साधनाओं के योग हैं। एक तरफ जितने वो गहरे इंटेलेक्चुअल हैं, जिसका सारा दारोमदार ही बुद्धि की नींव पर खड़ा है, जो हर चीज को प्रश्न प्रति प्रश्न और संदेह की दृष्टि से देखना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ उनमें पारंपरिक आध्यात्मिक विवेक, समर्पणशील विवेक है, जिसमें एक कौंध है संदेह की, लेकिन फिर भी समर्पण की गुंजाइश भी सतत दिखाई देती है। विशेषकर उन जगहों पर जहां उनको समर्पण करना है, उसके लिए वो ऐसे स्तंभ सामने लाते हैं जिनकी तार्किक पद्धति से गुजर कर ही वो समर्पणशील हो पाते हैं। मैं कहूं कि श्री अरविंद उनके लिए एक स्तंभ हैं, मैं कहूं कि स्वामी निसर्गदत्त महाराज उनके लिए एक स्तंभ हैं। इनकी आत्म प्रतीति के या उनकी साधना की दीप्ति के समक्ष ही उनके प्रमाण, उनको आप्त मानकर ही वह समर्पणशील हो पाते हैं, और वह भी दिखाई देता है। और इस तरह से एक गहरे अर्थों में हम कह सकते हैं कि शाह साहब एक धार्मिक कवि की तरह हैं। धार्मिक यानी ऐसा रिलीजियस पोएट नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा धर्मेतर धार्मिकता जो है, जो जिसको हम आपको किसी अन्य शब्द के अभाव में साहित्याध्यात्म कह सकते हैं या जीवन निष्ठा कह सकते हैं, इस तरह की धार्मिकता के कवि के रूप में सामने आते हैं, जो उसी बीज को पल्लवित पोषित करते हैं जो भारतीय परंपरा का बीज है। लेकिन निश्चय ही उस भारतीय परंपरा में मॉडर्निटी का, आधुनिकता का ऐसा व्यायोग भी सम्मिलित है जिसके बिना हम अभी अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते। आज हम अपने जीवन में उस आधुनिकता के बिना किसी परंपरा की न हम वकालत कर सकते हैं, न उसको चाह सकते हैं। तो उतने भर परंपरा का नमक, उतने भर आधुनिकता का नमक जो हमारी परंपरा के स्वाद को बचाए रखे, वो बहुत जरूरी है, और वह उनके काव्य में बहुत ज्यादा है। उनके निश्चय ही उनके उपन्यासों में, उनकी कहानियों में भी वो दर्ज है। विनायक उपन्यास जिस पर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, उसमें जो जीवन मूल्य है, उसमें कहीं ना कहीं परंपरा के साथ आधुनिकता का भी एक गहरा कहें हस्तक्षेप है, जिसके बिना उनकी चिंताधारा पूरी सक्षम नहीं कहलाएगी, वो एक मुखी, एकोनमुखी हो जाएगी। तो परंपरा और आधुनिकता दोनों के सामंजस्य और बैलेंस को मिलाकर वो चलते हैं, और उसके लिए हर जगह प्रमाण इकट्ठे करते हैं। बिना गंभीर प्रमाण के वो आगे नहीं बढ़ते। टी एस एलियट का एक बार मैंने उदाहरण दिया था कि वो टी एस एलियट की तरह, जैसे वो कैथोलिक कवि था, तो उस अर्थ में हम शाह साहब को कोई हिंदू कवि नहीं कह सकते। लेकिन परंपरा में हमारे यहाँ एक विचित्रता भी है कि हम जब सांस्कृतिक स्तर पर मुखर हो जाते हैं, तो हमारे यहाँ धार्मिकता धर्मेतर मूल्य के रूप में स्वीकृत हो जाती है, जो जीवन के राइचुअसनेस पर, रित पर जो टिकी हुई है, वो रित पर टिका हुआ जो पारंपरिक विवेक है, उससे उनकी कविता पैदा होती है, और जो उनके संकलनों में दिखाई देती है। उसमें आत्मिक अनुभव भी गहरे विद्यमान है, मनुष्यता की यात्रा की चेतना और उसकी चिंता भी विद्यमान है, और
वर्तमान की जो मूल्यहीनता है या उत्तरवर्ती पीढ़ी की मूल्यहीनता है वह भी विद्यमान है। अभी मैं बंधुते पड़ाव सभी पर चर्चा करते हुए उस कविता पर आऊंगा जो उन्होंने एक कविता लिखी है। तो ये कह सकता हूं कि जो अरविंद के प्रति या अरविंदोनियन इंटेग्रिटी है उनकी कविता में मौजूद है, और यही कारण है उनकी कविता में पुराण, उपाख्यान, मिथक और महाकाव्यों के इंटरटेक्चुअल पार्ट भी मौजूद हैं, झलकते रहते हैं, जो पुष्ट करते हैं और पुष्टि की मांग भी करते हैं और अपनी अनिवार्यता भी जाहिर करते हैं, क्योंकि वो जरूरी लगा है तभी तो उन्होंने उसे इंटरटेक्चुअल ढंग से रखा है अपनी कविता के बीचों बीच। उन संदर्भों की ओर बंद थे पड़ाव सभी पर आते हुए लौटते हुए मैं अपनी बात कहूंगा। ये मैं मानता हूं कि ये जरूरी संयोग भी है कि उनकी कविताओं को समझने के लिए और उनकी कविताओं को जानने के लिए उन मिथकों तक भी हमारा संप्रवेश हो। हरिश्चंद्र आओ, प्यारे मुचकुंद को, ये दो संग्रह तो स्वयं ही प्रमाण हैं, और ये शीर्षक ही अपने आप में एक आत्मव्यंजक है। उनकी कविताओं में लयों की और तुकों की घनी गूंजें हैं, और जिसको हम लैंग्वेज गेम कहते हैं, खेल खेल में तुक, अनायास तुक भी बार बार सहज क्रम में बैठते हुए चलते हैं, और उनके काव्याधिकार को, शब्दाधिकार को, लयाधिकार को प्रमाणित करते हैं। आलाप और विराम भी उनकी कविता में बड़ी गहनता से अंतर्गुम्फित हैं। उसमें वस्तु का संधान भी है और उसे अभिव्यंजित करने का पारंपरिक साधन भी। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसी साधन से उनकी कविता पैदा होती है। यद्यपि कि उनका यह लैंग्वेज गेम और खेल एक आत्मगत प्रत्यय वाला खेल है, और एक तरह का एक उदास भोलापन उनकी कविता में है, जबकि अन्य चतुर सुजान अपना खेल तमाशा दिखाकर उधर चले गए हैं जिधर भीड़ ज्यादा है। लेकिन वो उनका जो सृजन कर्म है वो चैतन्य साम्राज्य की क्रीड़ा है। वो एक अद्भुत किस्म की क्रीड़ा है जो अपनी निरंतरता में हर बार किसी नए पात्र में ढलती है और खेलती है अपना खेल। इसलिए जो हम घटमानता कहते हैं, घटमानता, घटित होने का ऑकरेंस जिसको दर्शन में कहेंगे, तो वो जो दर्शन में जो ऑकरेंस है, घटमानता है या वस्तु की प्रतीति है, वह कहीं बाहर का अनुभव नहीं है, वह उनके स्वयं ही उनके अंदरूनी जगत से पैदा हुआ है। इसलिए बाहरी जगत भी उनके लिए कोई नया कार्य नहीं है, नई बात नहीं है। वो बाहरी जगत भी उनका ही वो है, अनुभव है, उसी से व्युत्पन्न हुआ है। एक जगह वो कहते हैं कि आखिर कब तक खेलूं खुद से छुपन छुपाई, कैसी किसकी आत्म व्यथा यह सुनी सुनाई, बाहर कुछ भी नहीं सभी इस घट में घटता, नया नहीं कुछ इस जग में अब मुझको लगता। नया नहीं अब कुछ मुझको इस जग में लगता, कुछ नया नहीं है, जो है सब अपनी चिरंतनता में, अपनी घटमानता में सतत वर्तमान है। इसलिए वह बासी भी नहीं है और वह नया भी नहीं है, वह तथता का हिस्सा, दसनेस का हिस्सा है। अब ये दसनेस, ये तथता, ये जो एक बौद्ध ग्रंथों में, हीनयान में, खास महायान की अवतंसक शाखा में है, ये ऑकरेंस, ये जो संसार भी एक ऑकरेंस है, इसकी सतत विद्यमानता है, ये लगातार सरक रहा है। तो ये जो उसकी शाश्वतता या चिरंतनता है, दार्शनिक स्तर पर एक अद्भुत तरीके से उनकी कविताओं में विन्यस्त है। अब कई बार ऐसा भी वो कहते हैं कि जैसे ये बासीपन तो नहीं है, लेकिन इसका जो रूटीन है, इसकी जो चरम विद्यमानता है, ये इतनी उत्कट है कि ये कभी खत्म नहीं होती। हम जीते चले जाते हैं, इससे बड़ा आश्चर्य कुछ भी नहीं है और इससे बड़ी उदासी का सबब कुछ भी नहीं है। ये भी उनकी कविता में दिखाई देता है। अब वो कहते हैं कि अब तो बस रह गया एक सांचों का सांचा, पता नहीं वह भी सच है या केवल ढांचा। तो वो पता नहीं है कि सच है या ढांचा है। जो फ्रेम है संसार का, उस फ्रेम ने हमको पकड़ा हुआ है कि हम फ्रेम को जकड़े हुए हैं। ये कुछ पता नहीं चलता, एक अजीब किस्म का द्वैत है जो जिसको कवि संभाले हुए है। और वो कवि ही क्या है जो इस बड़े द्वैत को न संभाले। मैं तो मानता हूं कि जिस आरण्यक एकांत और बाजार के शोरगुल के द्वैत को
संस्कार के रूप में उन्होंने बचपन में ही ग्रहण कर लिया। कहीं ना कहीं वह एकांत और वह भरापन, वह शून्यता और वह भराव, इन दोनों के ही द्वैत से उनका व्यक्तित्व बना है। और इन्हीं दोनों के द्वैत से उनकी कविता भी हमें गुजारती है, और उसके क्रम में ही हम द्वैत से अद्वैत की ओर, अनुभव के अद्वैत की ओर, अर्थ के अद्वैत की ओर चलते हैं, प्रयाण करते हैं। लेकिन एक तरह की जो ये उन्मुक्ति है, एक जो उन्मोचन है जो कविता हमें प्रदान करती है, शाह साहब की कविता हमें जो मुक्ति प्रदान करती है, हमें उस द्वैत से बाहर ले आती है। एकांत की के दबाव और कोलाहल की तीक्ष्णता, उसके क्षोभ से जो हमें बाहर करने वाली जो चेतना है उनकी कविता में जो दिखाई देती है, वह एक तरह की उन्मुक्ति रचती है एक सही भावक के लिए, पाठक के लिए, जो कविता का सबसे बड़ा वरदान भी है। और इस अनुभव के द्वार पर वह स्वयं खड़े होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि वह उस मुक्ति की देहरी पर खड़े होकर जो उनके भीतर एक 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 पश्चिमानुभव है, अथवा कि जो उनकी बौद्धिकता का उत्ताप है, वह उनके संदेह को परे नहीं करता, और उनकी बौद्धिकता भी कहीं ना कहीं उसमें सक्रिय रूप से उपस्थित हो जाती है। और इसीलिए जो उन्मुक्तिदायक अनुभव या प्राचीनों का आत्मलीन या अहम का संपूर्ण विसर्जन है, वह संभव नहीं हो पाता है। और ये ठीक है, आधुनिकता का एक लक्षण है। अगर हम संपूर्ण समर्पण कर देते हैं तो कहीं ना कहीं यह आधुनिकता से पलायन भी हो सकता है। अब तो उत्तर आधुनिकता के कॉन्टिनेंटल आख्यान में ऐसा समर्पण भी हाशिए में पड़ा रह सकता है, लेकिन तब जब वो कविताएं लिखी जा रही थी, और बहुत पुरानी पुरानी कविताएं हैं, और ये जो नया संकलन आया है बंदूते पड़ाव भी पड़ाव सभी, इसमें 1964 से 2006 तक की कविताएं दर्ज दिखाई दे रही हैं। तो वो उन सब कविताओं में वो बातें दिखाई देती हैं। तो घट की एक सीमा है और ढांचे की भी एक सीमा है, लेकिन जीवन का वैविध्य घट से बाहर भी हो सकता है, घट में बंद भी हो सकता है। ढांचा उसको धारण भी करता है, और ढांचा बिखर कर उस सारे सिमटाव को कहीं अभिव्यंजित या संकेतित भी कर जाता है, यह भी उसकी एक सफलता हो सकती है। तो जो एक तरह की मीनिंगफुलनेस, और एक तरह साथ ही साथ साइमल्टेनियसली उसी समय तत्क्षण में जो उसकी एब्सर्डिटी, निरर्थकता है, या आत्यंतिक सार्थकता है, वो दोनों ही उनकी कविता से दिखाई पड़ती है। और इसके कारण ही, इस द्वैत के कारण ही एक अद्भुत किस्म की पीड़ा, एक 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 एंग्विश उनकी कविता में दिखाई देती है। जो हम बहुत खूबसूरत संगीत सुनते हैं तो एक तरह की एंग्विश जो पैदा होती है, जो जो उस अनुभव में, इस अनुभव में हम जो संप्रविष्ट नहीं हो पाते, थोड़ी दूरी जो बची रह जाती है, बाल बर की दूरी भी एक दूरी है, तो वहां से वो कवि बोलता है, लेकिन संकेत उन्मुक्ति के देहरी का करता है। उससे जो पीड़ा पैदा होती है, वो पीड़ा इतनी रियल है कि उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। नई कविता के कवियों में यह घनीभूत और दुर्दांत पुकार बहुत कम कवियों में मौजूद है। अज्ञेय, मैं नाम देखूं, अज्ञेय, नरेश मेहता, कुंवर नारायण और शाह साहब में एक ये एंग्विश दिखाई देती है, जिसकी जड़ें एक तरफ मॉडर्निटी में है, आधुनिकता में है, और वही एक कारण हो सकता है, यानी एक शोध का विषय भी है। तो जो मीनिंगफुलनेस की जो पुकार है, और साथ ही साथ उसी समय उसकी एब्सर्डिटी का जो बोध है, कि दोनों चीजें एक ही साथ कविता में उनकी दिखाई देती है। आप देखिए, एक कविता है उनकी जिसमें वो कहते हैं, प्यारे मुचकुंद को संग्रह में है कि गा नहीं सका फिर भी कभी कंठ खोल कर, टूटा तो बहुत बार जुड़ पाया नहीं कभी मरमी सा बोलकर। जो मरमी सा बोलना है, यानी जहां से वो बोल रहे हैं, जो मरमी, जो जो वली की हैसियत से, जैसे वो मिर्जा गालिब बोलते थे, और एक दुख था कि हम अगर बादाखौर न होते तो वली कहलाते, तो कोई एक टीस, कोई एक चुभन, कोई एक फांक जरूर शाह साहब के मन में है, जो कहता है कि गा नहीं सका फिर भी कभी कंठ खोलकर, टूटा तो बहुत बार जुड़ पाया नहीं कभी मरमी सा बोलकर। तो जो मरमी सा बोलने का भाव है, या जो उसकी एंग्विश है, चाहत है, या उसका जो अभाव है, दर्द है, टीस है,
वो उनकी कविता में मौजूद है। और वो वही टीस उनकी कविता में एक एक अद्भुत किस्म की माधुरी, टेंडरनेस की भी सृष्टि करती है, जिसकी कविता को जरूरत होती है, जिससे कविता बनती है। अंतिम बात, उनकी कविता में एक तरह का प्रवासीपन भी है, एक सेंस ऑफ एलियनेशन है। एक 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 तरफ उनकी कविता में परंपरा से रूटेडनेस है, परंपरा के प्रति आसक्ति है, दूसरी तरफ वह अपने भूगोल से कट जाने, अपने परिवेश से कट जाने की मर्मांतक व्यथा भी है। और वो कहीं कहीं उनके कहानियों में तो और उनके उपन्यासों में तो बहुत ज्यादा, कविताओं में लेकिन उसका एक रसायन, कहीं न कहीं चुभन वो दिखाई दे जाती है सावधान पाठक को। वो लौटने की इच्छा रखते हैं, वो चाहते हैं कि वो लौटें, जैसे प्रवास पर गया हुआ पक्षी लौटता है अपने अधिष्ठान को, वो लौटना चाहते हैं। संभवतः उनका जो बचपन का परिवेश है, अल्मोड़े का परिवेश है, उसी आरण्यक एकांत के परिवेश में वो लौटना चाहते हैं, जहां उनको अपनी आत्म से वापस पहचान हो सके और सायुज्य बन सके। एक तरह की कविता में सायुज्य मुक्ति की तलाश उनको वापस उसी प्राकृतिक परिवेश की ओर लौटा लेना चाहती है। लेकिन जो विवशता है हमारे बाहरी यथार्थ की, वह टीस बन के रह जाती है। लौटना है, लेकिन यह लौटना कभी संभव नहीं हो पाता। एक अद्भुत किस्म का लौटना है, एक गजब किस्म का अध्यात्म है उनकी कविता में, जिसमें दूर जाना और लौटना एक ही क्रिया के अंग की तरह दिखाई देते हैं, प्रवासी पक्षियों की तरह, जिनका विस्थापन है भी और नहीं भी है। ये एक अजीब किस्म की आध्यात्मिकता है, स्पिरिचुअलिटी है, जो उनकी कविता में विन्यस्त हुई है, और उससे एक अजीब किस्म का सम्मोहन और संगीत पैदा होता है। पुनर्जागरण कालीन भारत की जो अंतःछवि छायावादियों के हृदय में उदित हुई थी, नई कविता में कुछ एक कवियों से फूटी, और साठोत्तरी कविता के बाद जिसका विवेक क्षीण हो गया था, मैं देखता हूं कि सीढ़ियों पर बैठा हुआ एक कवि उसी में मार्जन कर रहा है, उसी का प्रक्षालन कर रहा है, उसी का शोधन कर रहा है, और सन्नद्ध होकर वहां उस मोर्चे पर धनुष बाण लिए हुए चुपचाप ताक में बैठा है कि कब वह अपने शरव्य को पाले, कब वह अपने गंतव्य को छू ले। ऐसा मंतव्य, ऐसा भाव उनकी कविता में दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई काव्य धर्म है, संस्थान संभवामि युगे युगे की तरह, कि जैसे धर्म संस्थापनार्थाय जो एक महाचेतना अवतरित होती है, ऐसे ही कोई काव्य धर्म है जिसकी स्थापना के लिए यह कवि लगातार संघर्ष कर रहा है, अपने लय, अपनी लयों में, अपने छंदों में, अपने विवेक से। कोई मुझको नहीं टेरता, देता फिर भी फेरा, कोई मुझको नहीं टेरता, देता फिर भी फेरा, पास हर किसी के जाता हूं, खुद अपना ही प्रेरा। अपने से ही प्रेरित होकर मैं हर किसी के पास जाता हूं। अगेन जैसे कहा कि अपने से बाहर जाने को छोड़ नहीं आवास दूसरा, अपने से बाहर आने को छोड़ नहीं आवास दूसरा। आवास यदि बाहर बनेगा, सेंटर से बाहर, तो बाहर बनेगा दूसरे के पास ही, जिसको उन्होंने ममेतर कहा। शाह साहब में भी ये बात है कि अपने ही सेल्फ इंस्पिरेशन से वह जो ममेतर है, वह जो अद्वितीय आत्म है, जो बाहर प्रोजेक्टेड है, प्रक्षेपित है, उस तक जाने, उसको छूने का उपक्रम उनकी कविता करती है। वो कौन सी एक अनिवार्य विवशता है कि वह टेर लगा रही है, और वो कवि जो है विकल है, और उस विकलता का, जैसे काव्य जयशंकर प्रसाद ने लिखा कि अब विकल रागिनी बजती, पगली सी देती फेरी। कोई विकल रागिनी है जो उनको बार बार विकल करती रहती है। ऐसा लगता है कि वो बिना टेर लगाए भी वो कवि स्वयं सबके पास जा रहा है। ये क्या है जो आठों याम उनको प्रेरित किए हुए है, सचल रखे हुए है। वो तब भी बचे रहना चाहता है कवि, जब सब कुछ विदा हो चुका हो, साक्षी भाव से वहां भी बच जाना चाहता, उस बिंदु पर भी बचना चाहता है जहां कुछ भी नहीं बचता। वह सबको उस बिंदु पर बचा लेना भी चाहता है, जबकि जानता है कि बचाने योग्य भी कुछ भी नहीं है। उसे लगता है कि विदा का समय हो चुका, और जिस राह पर वो चला है, अंत में वह राह बचनी चाहिए सबके लिए। लेकिन मानवता की उस नियति को भी, उस दुर्नियति की भी पहचान कवि को है। यह अभिशाप ही है कि मनुष्यता शायद उस पथ को छोड़ चुकी है, और वहां कभी कभी नहीं लौटेगी। वहां पर जीवन का मेला लगाने का भाव, अपना ठेला लेकर खड़े हो जाने का भाव उनकी कविता में दर्ज है। कतरा कतरा निचुड़ रहा हो
जब जीवन का मेला, सोचो क्या होगा जब कोई लगा रहा हो ठेला। जहां सब मेला निचुड़ रहा हो, वहां उस जगह पर जाकर अपना ठेला लगाने की भावना, उस बिंदु पर खड़े रहने की भावना, ये रमेश चंद्र शाह की कविता में दिखाई देती है। यानी जहां सब कवि अपना बोरिया बिस्तर समेट के भाग चुके हैं, वहां भी ये कवि डटा रहना चाहता है। क्या आज समकालीन यथार्थ या क्या आज समकालीन हिंदी कविता इसी भयानक मेला उठ जाने की विकराल विजनता से पीड़ित नहीं है, विजड़ित नहीं है? क्या उसकी सौंदर्याभिरुचि जड़ नहीं हो गई है? क्या उसकी सत्याभिरुचि जड़ नहीं हो गई है? सारा मेला उजड़ चुका है। वहां पर अपना ठेला लेकर, अपनी सौंदर्याभिरुचि का, अपनी सत्याभिरुचि का ठेला लेकर वहां भी डटा रहने वाला एक कवि रमेश चंद्र शाह दिखाई देते हैं। कहते हैं कि चल रहा हूं रात के भीतर निरंतर, एक सूनी और अक्षय टिमटिमाहट दे रही है साथ। एक सूनी और अक्षय टिमटिमाहट वहां पर दिखाई दे रही है। वहां पर कवि डटा हुआ है। इस तरह अपने शिखर पर डटा रहना, अपनी चेतना के शिखर पर बचे रह जाना और सबको बचा लेने का आत्मीय परिवृत्त उनकी कविता रचती है, जो समकालीन हिंदी कविता का एक विलक्षण स्वर है, जिसको स्वयं शाह साहब ने रचा है। एकमेव अद्वितीय, दूसरा मुझे कोई दिखाई नहीं देता। अब कुछ बातें उनके नए संकलन पर करूंगा और उसके पश्चात हमारी बात समाप्त हो जाएगी। यह जो संकलन है कुल 46 कविताओं का संकलन है। 26 कविताएं तो इसमें नई हैं और शेष 20 कविताएं जो हैं वो पुरानी कविताएं हैं। जो नई कविताएं हैं वो 2002 से 2006 तक की कविताएं हैं, और जो पुरानी कविताएं हैं जो 1964 से लगातार लिखी गई हैं, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई होंगी और किन्हीं वजहों से छूट गई रही होगी, वो सब कविताएं इसमें दर्ज हैं। देखिए, एक छोटी सी कविता है, पहली ही कविता, छत पर। आंख खुली तो मां थी छत पर और धूप थी। आंख खुली तो मां थी छत पर और धूप थी, बतियाती रहती थी अक्सर छत पर दोनों। गल बाहें डाले सखियों सी, एक दूसरे का भ्रम रचती, एक दूसरे में वे दोनों बड़ी हुई जो साथ साथ ही। पता नहीं फिर साथ साथ क्यों लौटी नहीं अभी तक। अब देखिए, धूप और मां का छत पर साथ होना, एक दूसरे के होने का भ्रम रचती हुई, कब वो अंतर मिलन हो गया धूप और मां का, और कब एक छत पर से उतरने के बाद वो नहीं लौटी। अब मां की अनुपस्थिति को किस तरह से कवि ने अभिव्यंजित किया है, ये बहुत विचित्र है। ऐसी कविताएं हैं जिन पर मुझे लगता है कविता लिखना भी बड़ा विचित्र सा लगता है। जैसे, थक जाते हम बैठे बैठे, थक जाते हम खड़े खड़े, सोने की भी हद होती है, थक जाते हम पड़े पड़े, थक जाते हम आते जाते, थक जाते हम खाते खाते। अब देखिए, ऐसा लगता है कि कविता एब्सर्डिटी को एड्रेस कर रही है, लेकिन उस एब्सर्डिटी के भीतर मीनिंगफुलनेस की ओर कैसे वो चुपके से छलांग मारती है। थक जाते हम भर भर कर नित, रह जाते रीते रीते, थक जाते हम रोज फटी कथरी अपनी सीते सीते। लो आया बेतुका अचानक ख्याल यही बावजूद तुक के, क्यों आखिर क्यों नहीं थके हम लगातार जीते जीते। वो जो वही जो मैंने कहा कि वो जो जीवन की जो घटमानता है, वर्तमानता है, जो चरम यथार्थ है, जो सर्वत्र और सदा उपस्थित है, वो उबाऊ भी है, एब्सर्ड भी है, मीनिंगफुल भी है। और किसी क्षण में वही बात कवि के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, पूछना कि ये जीवन क्या यही है, यही क्या सही होने की क्रिया से बाहर है, उसकी घटमानता। दूसरी कविता देखिए, बिरूर, ये किसी रेलवे स्टेशन का नाम है। नाम जानकर क्या करना था, छोटी जगहों पर यह गाड़ी नहीं ठहरती, फिर भी पता नहीं क्यों उस पल चमत्कार सा लगा, कौंध जाना स्टेशन का यूं ही नाम बिरूर। एक बिरूर का नाम है रेलवे से
कभी यात्रा कर रहा, खिड़की से देखता है रेल रुकती नहीं, बिरूर नाम का एक स्टेशन दिखता है। सूखी एक सपाट नदी, फिर धूल भरा मैदान, झाड़ियां, नींद, नींद में ही आ निकला मन जब इतनी दूर, कौंध रहा क्यों आंख सामने वह नन्हा सा स्टेशन नाम बिरूर। अब देखिए इसी तरह की रेल यात्रा, उसकी खिड़की के परिदृश्य से एक नई अनुभूति। मानिकगढ़, मैं समझ न पाया उतने छोटे से स्टेशन पर रुकी राजधानी एक्सप्रेस क्यों। अरहर ही अरहर थी आगे पीछे चारों ओर, इस कदर मानो अरहरगढ़ को ही कह दिया किसी ने यूं ही मस्ती में मानिकगढ़। फिर आई थी नदी, खूब गहरी और चौड़ी, जैसी अब तक पूरे रास्ते दिखी नहीं थी। अरे अरे क्या हुआ अचानक, फिसल गई क्यों नदी हाथ से, किस तेजी से ओझल उसका नाम। अब रेल, आपने देखा होगा रेल के पुल पे नदी का नाम लिखा रहता है, नदी आई चौड़ी है, अभी कभी नदी के नाम को जानना ही चाहता है तब तक रेल आगे बढ़ जाती है, अब नाम तो गुम हो गया। अब देखिए, कोई बात नहीं, मैं तुमको इसी नाम से हूं पुकारता, मानिकगढ़ की नदी। ये देखिए एक कविता है धूम। अब ट्रेन से की जा रही यात्राओं ने कवि को ऐसे सुंदर दृश्य विधान दिए हैं कि एक पशुओं के हुजूम को देखकर, कहीं पशुओं का हुजूम है, कहीं रेवड़ है, चरवाहे चरा रहे हैं, ढेर सारे पशुओं का हुजूम अचानक खिड़की से दिखाई देता है, उसे लगता है कि ये पशुओं का हुजूम है और यहाँ पशुपतिनाथ मानो कोई महामहिम की तरह आने वाले हैं। अब वो यात्रा बीत गई है मगर वो दृश्य अटका रह गया। यात्रा के बीतने के बाद भी वो जो दृश्य की जीवंतता है, उसकी घटमानता है, उसकी विद्यमानता है, उसकी जो 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 कंटिन्यूअम है उसका, वह जो सातत्य है, उस सातत्य को कवि पकड़ना चाहता है। और यही कारण है कि जीवन के सातत्य को जितने बड़े औजारों से, अनुभूति के गहरे औजारों से रमेश चंद्र शाह पकड़ते हैं, उतने कम ही लोग पकड़ते हैं। ये चुनौती भी है। अब उस कविता पर मैं आता हूं जिससे इस किताब का नाम बंधु थे पड़ाव सभी लिया गया है। उसमें 3 स्मृतियों के चित्र हैं, स्मृतियों के 3 चित्र हैं। जगन्नाथपुरी से संबंधित है ये। 4 जून 2000 की एक कविता है। पहला चित्र है कि समुद्री लहरें हैं और समुद्री लहरें जो तूफान की तरह उठ रही हैं, गिर रही हैं, वो अपने त्रिकोणमुखी पहाड़ी चोटियों की तरह उठ रही हैं और गिर रही हैं। बनते मिटते पहाड़ पल प्रतिपल, लहरों के पहाड़, रचता हिमालय समुद्र फेन, दर्शन को तेरे ओ जगन्नाथ, उमड़ उमड़ आए ज्यों बदरी केदारिये असंख्य। एक चित्र। दूसरा चित्र, कभी वहां गया है जगन्नाथपुरी में, किसी होटल श्री राम में उसको रुकना है, रिक्शे वाला से पूछता है कि होटल श्री राम ले चलो, लेकिन वहां न पहुंचाकर वो कहीं दूसरी जगह ले जाता है, शायद पुरी के किसी मंदिर में। अब ये चित्र यूं शुरू होता है, अगर नहीं था पता तुम्हें क्यों लादा हमको, साफ साफ बोला था तुमको हमें पहुंचना है होटल श्री राम। भौं चक्का सा खड़ा हांफता रिक्शे वाला, कह सकता था वही कहा था जो मंदिर में कल पंडा ने, बस सोने को ही जाते हैं द्वीप द्वारका जगन्नाथ जी, भोजन करते यहीं पुरी में, अन्न क्षेत्र है भैया यह पूरा का पूरा जगन्नाथ का धाम। अब देखिए, जगन्नाथ का ये धाम ही अन्न क्षेत्र है, एक तरह का होटल है। जिस होटल श्री राम तक रिक्शे वाला नहीं ले जा सका, अब ये होटल श्री राम और ये जो अन्न क्षेत्र है पूरा का पूरा वो एक में जुड़ जाते हैं। अन्न क्षेत्र ही तो विराट होटल है, होटल श्री राम में वही व्यंजना है। कह सकता था, नहीं कहा रिक्शे वाले ने, और कहां ले जाता तुमको, यही तो है होटल श्री राम। अब जो जिसको रिक्शे वाला नहीं कह सकता, उसको भी उसकी पार्ट पर उसकी ओर से कवि कहता है। तीसरा बिंब है वापसी का। कवि इन सब दृश्यों को देखकर वापस हो गया और जो उसकी प्रतीति है, जो उसका जो बंधुत्व है उसमें से जाग रहा है। जहां जहां छोटे पड़ाव मानवीय उष्मा के घनत्व के दिखाई दिए, वो बंधु की तरह उपस्थित हैं, उसके साथ साथ चल रहे हैं और उसके सहचर बन गए हैं ये सारे चित्र, मनश्चित्र। छूटे कितने पड़ाव कमल भरे पोखरों और हरी भरी पहाड़ियों के, अनदेखे वृक्ष लता गुल्मों के, आता गंतव्य पास देखकर खुश हैं सहयात्री सब, अच्छा लगता सभी को लौटना, पहचानी चीजों चेहरों के पास।
अच्छा लगता सभी को, लौटना पहचानी चीजों चेहरों के पास। मुझ में भी जगता कहीं चाव नई चिट्ठियों का, पुरानी गंधों का। फिर क्यों उदास हूं बिछुड़ता ज्यों अपनों से। बंधु थे पड़ाव सभी, हुआ नहीं अब तक ज्यों, होगा नहीं आगे कभी आना इस रास्ते। ये जो अनुभव का जो व्यापार है, वह किस तरह से जड़ के परिक्षेत्र से उठकर स्मृति के अवलंबन से जीवंत सहचर बन जाता है और बंधुत्व का एक नया रिश्ता उभरता है। देखी गई जगहों से, जानी गई चीजों से, कमल भरे पोखरों से, हरी भरी पहाड़ियों से, अनदेखे वृक्षलता गुल्मों से। ठीक उसी तरह से जैसे मानव मन में एक चाव होता है पुरानी चिट्ठियों या नई चिट्ठियों का कि हमारे पास आई होंगी, एक अप्रत्याशित लगाव, पुरानी गंधों को फिर से पाने की व्याकुलता, कुछ वैसी ही व्याकुलता इस नए बंधुत्व ने पैदा कर दी है, जो इस कविता के चित्र में दिखाई देता। मैं जो कागभूषुंडी, ये कविता है जो मिथकों के पास लौटकर फिर अपनी पहचान खोजने की तरह है। एक कविता जिसकी मैं चर्चा करूंगा निसर्गदत्त महाराज को पढ़ते हुए। निसर्गदत्त महाराज की चर्चा अनेक बार आपने सुनी होगी, और अगर आपने गंभीरता से शाह साहब के निबंधों को भी पढ़ा ही होगा, तो उसमें महाराज निसर्गदत्त जी की चर्चा वो बार बार करते हैं, जो महाराष्ट्र के थे, मुंबई के, और जिनके विषय में आई एम दैट नाम की किताब मॉरिसी फ्रीडमैन ने संकलित की थी। उन्हीं के प्रवचनों या उनके टेपों को संकलित कर मराठी और अन्य बोलियों से उनके संकलनों को निकाल कर और अनुवाद करके वो सामने लाया गया था आई एम दैट की शक्ल में। तो वो बड़ी महत्वपूर्ण किताब है। अब उसमें भी वो क्या चुनते हैं निसर्गदत्त महाराज को पढ़ते हुए, जो बड़े तार्किक ज्ञानी पुरुष की तरह दिखाई देते हैं, जैसे रमण महर्षि हैं। उनकी तार्किक आश्वस्ति भी उनके मन का हिस्सा है और वो उनके कर्म को पकड़ती है। कर्म की जरूरत है क्या सचमुच, तो होगा कर्म होगा। कर्म किया नहीं जाता, वह बस हो जाता है। करता नहीं हो तुम, साक्षी भर उसके, जो हो रहा है अपने आप आठों याम। तुम्हारी उपस्थिति मात्र कर्म है। यदि तुम चाहते हो सचमुच मदद करना किसी दुखिया की, तो हट जाओ उसके रास्ते से। मददगार बनने को उतारू तुम, मदद नहीं कर सकते बिल्कुल। अब ये एक व्यावहारिक पक्ष पर दार्शनिक प्रस्थान है जो रचते हैं निसर्गदत्त महाराज, और पकड़ लेते हैं हमारे शाह साहब कि वस्तुतः किसी की मदद करने से, उसकी परिस्थिति को बदलने से जो हम मदद करते हैं, वो वास्तविक मदद नहीं है। वास्तविक मदद है मनस्थिति को बदलना, जो बड़े लोग, बड़े ज्ञानियों ने किया है। ज्ञानियों ने क्या किया है? ज्ञानियों ने अपने अपने लोगों की मनस्थिति को बदला है, क्योंकि जीवन यथार्थ कमोबेश ऐसा होता रहेगा। लेकिन यदि मनस्थिति हमारी बदलती है, तो हम वास्तविक मदद कर सकते हैं। अंतिम पंक्ति है कि पर खास कुछ बनेगा नहीं तुम्हारी जद्दोजहद से। असली मदद वह है जो मदद की जरूरत से ही छुड़ा दे आदमी को। अब ये जो मदद की जरूरत ही ना पड़े किसी को, ये जो वास्तविक मदद है, ये मनस्थितिगत मदद है, क्योंकि बाकी सब व्यर्थ का छलावा है। दुख के साथ हो जाओ और पहुंचो उसकी जड़ तक, और मदद करो सबकी पहुंचने में उस जड़ तक स्वयं। वही मदद है उसकी असली, जो वास्तविक लोक कल्याण की दृष्टि है ज्ञानियों की दृष्टि में। ये एक तरह का अजस्त्र आत्मदान है, और इसी आत्मदान के ही रूप को, स्वरूप को रचने का काम ज्ञानात्मक संवेदना वाली कविता करती है। और आत्मदान की प्रतिज्ञा और संकल्प से भरी हुई रमेश चंद्र शाह की कविताएं इसी जमीन पर खड़ी हैं, जहां हम परिस्थिति को बदलने की राजनीति से अधिक बड़ी चीज मनस्थिति को बदलने की सांस्कृतिक परंपरा को मानते हैं। वो चीज इनकी कविता में दिखाई देती है। इसी तरह से एक कविता है रानी खेत में महाअवतार बाबा की गुफा। एक किंवदंती का पीछा करते हुए, जहां वो किंवदंती है कि महाअवतार बाबा जिनके शिष्य लाहिड़ी महाशय हुए और जिनसे क्रिया योग को संसार ने जाना,
तो वो उस कविता में भी वो कहते हैं कि एक चरम कोण पर पहुंचकर उनको, वो रपटीली जगह है जहां वो पहुंचते हैं और वो किंवदंती बढ़ाए ठेले लिए जाती है और एक गुफा के मार्ग पर, द्वार पर पहुंचते हैं जहां पर कोई ताला जड़ा हुआ है और लिखा हुआ है महाअवतार बाबा की गुफा। तो वहां कहते हैं कि जय हो वह बोला जो बियाबान खुद हमसे, थोड़ा और उतरते ही समतल हो गई राह, उतर गया जंगल का कवच भी अपने आप, ओढ़ खुलापन फिर से परिचित पठार का, निकले हम फिर अपने जन्मजात शत्रुओं से, मांगने अपना घर जाने कौन सी बार। ये अद्भुत कविताएं हैं जो इस संकलन में दर्ज हैं। बड़ी सुंदर कविताएं हैं। इन कविताओं से थोड़ा वाबस्ता होने के लिए थोड़े संदर्भों को भी जानना जरूरी है। इनकी कविता में इतिहास हमेशा एक खलनायक की तरह प्रविष्ट होता है, क्योंकि इतिहास ने जो जो अफरा तफरी मचाई है, खासतौर से भारत के इतिहास में, उसने परंपरा को भग्न किया है, तोड़ने की कोशिश की है। इसलिए कविता, उनकी कविता में इतिहास खलनायक की तरह भी आता है। मौसम की मार नहीं, महाबली काल नहीं, केवल इतिहास ही हो सकता था खलनायक ऐसे विध्वंस का। अब किसी विध्वंस को देखकर वो बात ये कह रहे हैं, जिसमें ये लाइन आती है कि कोई धर्म युद्ध छुड़ा सकता नहीं सुन्न शिखर काफिरों के कब्जे से, ओ दुनिया के मसीहाओं और उनके अनुयायियों, तुम्हें पूछना ही होगा वह काला दिन मनुस्मृति से, जब खुद अपना सिर तुमने अपने धड़ से अलग किया था, बनानी होगी तुम्हें रकत की लेई। पद्मावत जायसी को याद कीजिए, जायसी वाली जोड़ ने उन्हें वापस फिर अपनी जगह, यानी रक्त की लेई से ही वो जगहें जुड़ पाएंगी जो इतिहास की मार से टूटी हैं या घायल हुई हैं। जो चीजें लहूलुहान हो गई हैं, वो जो भ्रंशन हुआ है, वो बिना उस रक्त की लेई से नहीं जुड़ेगा। दो तीन कविताओं की चर्चा करके अपनी बात खत्म करूंगा। एक कविता है सूखी पीढ़ी का गीत। ये लेरमोंतोव की कविता है, जो रूस के मास्को के कवि थे लेरमोंतोव। उनकी कविता है मेडिटेशन। मास्को के कवि थे। कहते हैं कि लॉर्ड बायरन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, और वो जो मेडिटेशंस की पंक्तियां हैं, वो पंक्तियां हैं कि विद सैडनेस आई सर्वे और प्रेजेंट जनरेशन, देयर फ्यूचर सीम्स सो एम्प्टी डार्क एंड कोल्ड, weighed down beneath a load of knowing hesitation, in idleness stagnating growing old। अब ये कविता ठीक उसी तरह से अपनी परवर्ती पीढ़ी के प्रति दुख के साथ व्यक्त की गई है, जैसा कि लेरमोंतोव ने किया था। और लगभग उसकी समानार्थी ही पंक्तियां हैं ये कि चिंता कुल मैं देख रहा अपनी पीढ़ी को, विद सैडनेस आई सर्वे और प्रेजेंट जनरेशन, एक अंधेरे खोखल में गुम हो जाने जो बढ़ी जा रही है भविष्य की ओर रेंगती। देयर फ्यूचर सीम सो एम्प्टी डार्क एंड कोल्ड, वेट डाउन बीनीथ अ लोड ऑफ नोइंग हेसिटेशन। अगली पीढ़ी जानती बहुत कुछ है, जानने के भार से दबी हुई है, लदी फदी वह खूब जरूरत से भी ज्यादा जानकारियों से, लिथड़ी पर कर्महीन दुविधा में। अब देखिए, कर्महीन दुविधा, देख रहा हूं बेशर्मी से बुढ़ा रहा यह बड़बोलापन। अब कह रहे हैं कि जो नए लोग हैं उनको तो बनी बनाई सड़क मिल गई, जिन पर जीवन रथ वो बड़े मजे से हाँक रहे हैं, लेकिन उनको गंतव्य का पता नहीं और गंतव्यहीन है। पैदाइशी गुलामी है उनके दिमाग में, और अपने लोगों पर धौंस पीट रहे हैं। और इसका मूल कारण वो बताते हैं कि जो हमारी शिक्षा है, ये बंजर शिक्षा है, जिसने मस्तिष्क को सुखा डाला है। सुखा चुकी मस्तिष्क हमारा बंजर शिक्षा, और छुपाते फिरते हैं हम अपनी ही पवित्रतम आशा आकांक्षाएं अपने घनिष्ठतम मित्रों से। कहते हैं कि हम हैं सब, आगे वो कहते हैं कि सब पठार है कैसी भी हो कला काव्य कितना ही ऊंचा। अब नई पीढ़ी को देख लीजिए, हम हैं सब अस्पृश्य किसी भी महानता के लिए, हम हैं अपनी आत्माओं की चलती फिरती कब्र। अब हम हैं सब अस्पृश्य किसी भी महानता के लिए। उसी कविता में लाइन आती है कि नो वर्क ऑफ जीनियस टू इंस्पायर द रेस। हम हैं अब अस्पृश्य किसी भी महानता के लिए, हम हैं अपनी आत्माओं की चलती फिरती कब्र, कोई भी स्मृति चिन्ह हमारा नहीं रहेगा, बिना एक भी बीज कहीं उपजाए फलप्रद छोड़ जाएंगे हम यह पृथ्वी। तो हम क्रमशः ये बंजर ही बना रहे हैं पृथ्वी को। तो ये जो दुख है जिसको संततियों को भोगना है, अब जो वसीयत हम दे के जा रहे हैं, अब वो जो देखेगी तो इस पीढ़ी के प्रति क्या रवैया अख्तियार करेगी, शायद सिर ही धुनेगी और पीट लेगी। शाह साहब की इन कविताओं में एक तरह की इंटरटेक्चुअलिटी है। अगर आप उन संदर्भों से वाकिफ नहीं हैं तो उनको समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है,
इसी तरह से निर्मल वर्मा की के भाई राम कुमार की कहानियों को पढ़कर के भी एक कविता लिखी गई है। तो कहानियों को पढ़कर भाव प्रवेश का जो एक नया संसार रमेश चंद्र शाह खोलते हैं, वो आंगन के पार एक नए द्वार के खुल जाने की तरह है। अगर आप उन कहानियों को पढ़े हुए हैं और फिर इस कविता को पढ़ते हैं तो ये कविता आपके लिए ज्यादा खुलती नजर आती है। जैसे एक उदाहरण के साथ अपनी बात खत्म करूंगा कि ओरहान पामुक का उपन्यास आप सबने पढ़ा होगा, स्नो। अब इस कविता का शीर्षक ही है ओरहान पामुक का इस उपन्यास स्नो पढ़कर। अब स्नो की जो कथा है उसमें क्या है, वो टर्किश जमीन पर लिखी हुई है, दक्षिणी अनातोलिया, जिसमें एक सांस्कृतिक सिविलाइजेशन छुपा हुआ था, उसकी गूंज है उसमें। और उस उपन्यास का नायक है करीम, जिसके लिए उपन्यासकार ने के क नाम इंगित किया है। और जिस जगह की कहानी है, जिस छोटे शहर की, उसका नाम है कर्स। और वहां पर बर्फ को कर कहते हैं, कर, और बर्फीले पानी को करसू कहते हैं। तो ये करीम का क, बर्फ का कर, और उस जगह का कर्स जहां पर वह नायक लौटता है, उसकी कहानी में ये तीनों क मौजूद है। अब देखिए, अगर आप इससे परिचित नहीं है तो ये बात नहीं समझ सकेंगे कि काफका बेशक नहीं, अरे फिर क्यों आखिर। काफका, फ्रेंच काफका को याद कीजिए। काफका बेशक नहीं, वो तो प्राग का था, चेकोस्लोवाकिया का। काफका बेशक नहीं, अरे फिर क्यों आखिर। क से ही तो नाम शुरू होता उसका भी, और कर से ही नाम पड़ा उस छोटे से सरहदी नगर का। एक छोटा सीमावर्ती नगर है कर। पहुंचा जब थी बर्फ गिर रही। अब कौन पहुंचा कहां, तो वही जो प्रोटैगोनिस्ट है, नायक है करीम, वो फ्रैंकफर्ट में निर्वासित है, पॉलिटिकली एग्जाइल्ड है, और वहां से इस्तांबुल लौटता है बाद में। तो एक तरह के परायपन के साथ वो लौटता है, और वहाँ सन्नाटे की बर्फ है, और वहां पर उसको एक काम मिल जाता है पत्रकारिता का, जिसमें अपनी जीविका के लिए भी वो एक काम दे दिया गया है, जहाँ कोई एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारी स्त्रियां, महिलाएं आत्मघात कर रही हैं, आत्महत्या कर रही हैं। तो उसको एक काम दिया गया है कि वो जाए, खोजी पत्रकारिता की तरह पता लगा के आए, वो करीम कैसा क्यों हो रहा है कि लोग, स्त्रियां जो है वहां पर आत्महत्या कर रही हैं। अब देखिए कविता क्या कहती है। कैसे आना हुआ प्रश्न का, इस प्रश्न का सहयात्री के, उत्तर जो था आधा सच भी दिया, झूठा था आधा लेकिन। वो क का उत्तर है कि पत्रकार हूं, दिलचस्पी है मुझे चुनावों में आगामी नगर निगम के, आत्मघात कर रही स्त्रियों का भेद जानने में भी। अब इस संवाद को वही व्यक्ति ये समझ सकता है जिसने ओरहान पामुक के इस उपन्यास को पढ़ा हो। अब ये वहां जो आपको मालूम ही है कि कमाल अतातुर्क का जो ये राज्य था टर्की, वो एक तरह का धर्मनिरपेक्ष राज्य हुआ, और सब सर्वाधिक मॉडर्नाइज्ड स्टेट, इस्लामिक स्टेट, जो 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 इस्लामी सीमाओं से बाहर जाकर मॉडर्नाइज था, वो रहा है वहां भी। लेकिन कुछ पुरानी चीजें हैं जो सिर उठाती रहती हैं, और वहां की धर्मनिरपेक्षता के लिए खतरा है। तो वो जो द्वंद्व है इस्लामी स्टेट बनने का, और जो वहां की जो सेक्युलरिज्म है, उन दोनों का जो कंट्रास्ट है, उस कंट्रास्ट के भाव को ग्रहण करती हुई उसकी जमीन पर यह रचना है। इसमें एक तरह का द्वंद्व है, सांस्कृतिक द्वंद्व मौजूद है। तो ये जो वो पता लगाने जाता है, तो वो जो स्त्रियां मर रही हैं, आत्मघात कर रही हैं, तो उसका कारण भी यही है। वहां एक अजीब किस्म का द्वंद्व, अभी जो हमारे देश में घटनाक्रम चल रहा था स्कार्फ को लेकर, मुस्लिम कन्याएं जो स्कार्फ बांध करके आती हैं, और वेल करना और अनवेल करने की जो एक अभी राजनीति चल रही थी विगत दिनों में, और जो एक चिंता का विषय बना हुआ था, ये वो प्रमुख कारण बना हुआ है स्नो उपन्यास में, जिसकी वजह से स्त्रियां जो हैं वो आत्महत्या कर रही हैं। वहां पर दबाव दिया जा रहा है कि स्त्रियां अनवेल करें। तो उस स्टेट में भी बहुत जो अनवेल करना है चेहरे को, जिसको हम कहें स्कार्फ, तो वो हेड स्कार्फ, उसको अनवेल करना जो है, जो स्कार्फ है उसको जो अनवेल करना है, अगर वह भी जबरदस्ती किया जा रहा है तो वह भी उनके लिए आत्महंता है। और यदि जबरदस्ती वेल करना है, ढकना है, तो वह भी उतना ही आत्महंता निर्णय है वहां पर टर्की में। और ये करीम जा करके उसको जानने की कोशिश करता था। अब देखिए, क के घट में पैठ,
कथा का सूत्रधार तब हमें बताता, 12 वर्षों के प्रवास में कभी नहीं मिल पाया था ऐसा सुकून जो मिला अचानक इस पल उसको एक अजनबी सहयात्री से, और उसे ही क्यों मुझको भी। मुस्तफा कमाल पाशा के वारिस टर्की के राजतंत्र की सरहद पर चुपचाप पनपते मजहब के आतंकवाद की इस रहस्य गाथा को पढ़कर आशा जैसी मरीचिका का क्षीण कहीं संकेत अगर कुछ मिल पाया तो बस इतना ही। अब इन्वर्टेड कमा में लाइनें हैं कि बुरे वक्त से गुजरा मैं भी नहीं बना बलवाई, पर मैं आतंकवादी नहीं बना। बुरे वक्त से गुजरा मैं भी नहीं बना बलवाई, पर मैं अपने से ज्यादा ही मुझको रही हमेशा फिक्र देश की। अब देखिए, अपने से ज्यादा फिक्र देश की रही, इन दुर्घट अघटनीय स्थितियों में जा करके भी बलवाई हम नहीं बने, आत्मघाती नहीं बने, आतंकवादी हम नहीं बने, जो कि तर्क दिया जा रहा है बने रहने के लिए या बन जाने के लिए, और यहां बिल्कुल उलट दिया गया है उस क्रम को। यहां कहीं ना कहीं भारत के सांस्कृतिक विवेक का उद्घाटन है, क्योंकि शाह साहब एक भारतीय कवि हैं, उनको भारत के सांस्कृतिक विवेक का पता है, इसलिए वो ये बात कह पा रहे हैं। ये नई कविताओं में से ही कविताएं हैं। अब इसके बाद कुछ पुरानी असंकलित कविताओं को मैं देख रहा हूं, तो उसमें एक कविता है अनाग्रह मौन, ये 1964 की कविता है, 58 साल पुरानी लगभग। लगता है जैसे कोल्ड स्टोरेज में से कविता निकली है। अनाग्रह मौन। ओ अनाग्रह मौन, मन की नीलिमा में स्तब्ध ज्योतिर्मेघ, अचंचल अर्थस्रावी बोध, सजग ओ स्वप्न उन्मेष्टा, प्रलय जड़ भीतियों के। इस तरह से ये कविता शुरू होती है, लेकिन जो जो काव्य भाषा की जो छांदस रूप है, वह उनमें एक स्थायित्व की तरह वही प्रबल आग्रह है। कवि व्यापार भी वही है, लेकिन वह उतना भरी नहीं है। अब की जो कविता है निश्चय ही 1964 से बहुत आगे बढ़ चुकी है। नदी संवेदना की भागती हुई शाह साहब के पास पहुंची है। तो अनेक तरह के शब्द प्रयोग भी हैं पुरानी कविताओं में। ये कल्पना पत्रिका में प्रकाशित है, रिक्ति नाम की कविता है, उसमें अनेक ऐसे शब्द हैं। एक जगह अग्निम शक्ति का शब्द का प्रयोग मैंने देखा। प्रेरा, प्रेरा तो उन्हीं की कविता में दिखाई देता है, प्रेरित करने के लिए जो एक तत्सम क्रियापद दिखाई देता है, प्रेरा। इसे बेगूंज, लौटती बेगूंज फिर अभिशप्त इन गहराइयों में, बेगूंज जैसा एक निर्मित तद्भव विशेषण भी है। तो इस तरह का काव्य प्रयोग भी उनकी कविताओं में अक्सर ही दिख जाता है। और मैंने कहा ही कि अगर आप इंटरटेक्चुअल चीजों से परिचित नहीं हैं तो थोड़ी मुश्किल होती है। यह नहीं कि केवल पाश्चात्य कवियों और उपन्यासकारों के ही उनमें उद्धरण हैं। प्रसाद जी से वो बहुत प्रभावित रहे हैं। छायावाद की प्रासंगिकता नामक उन्होंने एक आलोचना की किताब ही लिख दी थी। एक संवाद नाम की कविता में सुनिए, 80 पत्रवन के घाव भरा नहीं करते, 80 पत्रवन के जीव मरा नहीं करते, चेतना लहर न उठेगी जीवन समुद्र स्थिर होगा। अब ये पंक्तियां आंसू की पंक्तियां हैं, प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। ये एक तरह की इंटरटेक्चुअलिटी प्रसाद जी से ली गई है। चेतना नहीं है लहर, प्रसाद जी कहते हैं चेतना लहर है, अब वो न उठेगी जीवन समुद्र स्थिर होगा। ये कह रहे हैं कि चेतना नहीं है लहर, चेतना है सबको समाने समोने वाला अजर अमर शून्य, पूर्णता का प्रतिपादक। और वो उपनिषद का वो श्लोक देते हैं, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ये प्रलय और सृजन पर काव्योक्ति की तरह यह कविता मौजूद है। एक कविता है अंतर्यामी, उसमें एक अद्भुत बिंब है कि मेरा मन जो एक घरेलू बासन सा नित जूठा होने को फिर मजता है। अब देखिए जीवन में कैसा भावबोध, जीवन का जो उसका जो रूटीन है और जो उसका नयापन है, जो उसका बासी वजूद है और उसको ताजा करने का उपक्रम है। शाह साहब की कविता में एक अद्भुत बिंब से उसको वो ताजा करते हैं। मेरा मन जो एक घरेलू बासन सा नित जूठा होने को फिर मजता है, मेरा मन जो पूजा घर से उगकर सस्ते गानों सा दिन भर बजता है। इस व्यथा से हम लोग अक्सर ही दो चार होते रहते हैं। कई बार सिनेमा के गीतों पर भजन की पैरोडी बजती रहती है, तो जो एक कंट्रास्ट पैदा होता है और रसभंग होता है, तो जीवन के इस रसभंग को इस अद्भुत बिंब से वो सृजित करते हैं। इसी तरह से एक कविता है, और ये मेरे ख्याल से ये अंतिम बात है मेरी, जीवन जाने। अपने में रहना क्या है मैं नहीं जानता, अनासक्ति कुछ होती भी है नहीं मानता, सूक्ष्म स्वार्थ ही लगता सारा परमार्थ है,
सबकी अपनी सुविधा, सबकी अपनी लत है। तुझे गलत करती हरदम तेरी अभिलाषा, दूर हुई जाती तुझसे तेरी ही भाषा। यह अर्थों के अर्थ टोहते शब्द कोश सा, बोध बधिर व्यक्तित्व नहीं तेरी परिभाषा। अब देखिए, आत्म की उधेड़ बुन से बनी कविताएं हैं ये। कवि ही संवादी है, एकांत की भीड़ रचने वाला भी वही है, और बाहरी बाहरी भीड़ से बचने वाला भी वही है। क्या पाना है, क्या खोना, कुछ नहीं जानता। सीख लिया मैंने जब से खुद को सहना है, मुझे नहीं गहना कुछ भी, केवल बहना है। जीवन जाने मुझसे उसको क्या कहना है। अब मुझे याद आती हैं पंक्तियां, शब्द बताओ कहना क्या है, शब्द बताओ पहना क्या है, तुमने हमको हमने तुमको पहना क्यों है। तो शब्द और अशब्द की दूरी को तय करने वाली ये कविताएं अपने काव्य विवेक में प्रकाश वर्षी दूरियों को भी हमारी सन्निधि में ला देती हैं, हमारी अप्रोच में ला देती हैं, और एक संधानक आत्ममुखी आत्मलीन कवि की कविता से हमारा परिचय कराती हैं, जिसकी आत्मा के विस्तार में परंपरा और आधुनिकता का विवेक समाया हुआ है, जो जितना सनातन भारतीय उद्वेग को प्रकट करती है, उतने ही आधुनिकता के विवेक को भी पुनर्सृजित करती है, और इस बहाने तर्क संशय के साथ श्रद्धा में भी परिणत होती है, और श्रद्धा के जल को अंजुरी में लेकर उसका अर्घ्य भी देना जानती है। ऐसे मनीषी कवि, कथाकार, सर्जक के काव्य को पढ़ना अपने ही जीवन की लयों का संधान है, और उन सूक्ष्म अंतर्ध्वनियों की खोज है जिससे बार बार जीवन हमारा सजता है, वह मेला बनता है और धीरे से कभी कभी उठ भी जाता है। उस उठे हुए मेले की जगह अपना ठेला लगाए हुए रमेश चंद्र शाह अकेले ही खड़े नजर आते हैं। ऐसे जीवन शिल्पी कवि को सादर प्रणाम के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुझे आपने सुना, लगभग 1.5 घंटा समय बीत चुका है। कितना मैं उनके काव्य व्यक्तित्व के साथ न्याय कर पाया, और कितना मैं अपनी दृष्टि से उनके काव्य विवेक का संधान कर पाया, मैं कह नहीं सकता। ये आप पर छोड़ता हूँ, और स्वयं उन सुधी श्रोताओं पर छोड़ता हूँ जो शाह साहब के साथ साथ उनका सहचर बनते हुए मेरे इस वक्तव्य को भी ध्यान से सुन रहे थे। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम, बहुत आभार। जी, शुक्रिया आनंद कुमार सिंह जी, इस बेहद व्यवस्थित वक्तव्य के लिए। तमाम दर्शकगण आज गवाह हैं कि किस सूक्ष्मता के साथ और किस गहरी पैठ के साथ आपने शाह साहब की इन कविताओं पर चर्चा की। बेहद चेतना संपन्न, सजग और संदर्भ युक्त वक्तव्य के लिए हम सभी की ओर से आपको साधुवाद। मित्रों, कविता की बनावट में जो निहित जरूरी प्रसंग हैं और अंतरपाठ हैं, उसे भी आज हमने आनंद कुमार सिंह जी की ओर से अनावृत होते हुए देखा। कविताओं की ऐसी अर्थपूर्ण व्याख्या निस्संदेह उन कविताओं को हमारे समीप कुछ और प्रामाणिक ढंग से, कुछ और महत्वपूर्ण ढंग से ले आती है। अनुभव और चिंतन का जो वैभव रमेश चंद्र शाह जी की कविताओं का आधार स्तंभ है, उसे भी आज हमने समुचित रूप में आनंद कुमार सिंह जी के इस वक्तव्य में स्पष्ट होते देखा। कविता और स्वयं जीवन के भी भीतर कवि की यात्रा, उसके प्रवासन और जड़ों तक लौटने या जड़ों से संबद्ध रहने की कवि की कोशिश को भी आनंद कुमार सिंह ने भली भांति
रेखांकित किया। और जिन कविताओं को यहाँ पढ़ा, जिनकी व्याख्या हुई, वे कविताएं भी उतनी ही अर्थ गहीन कविताएं हैं। कई ऐसी हैं जिनमें कवि का जो अपना ठेठपन है वह उजागर होता है, कवि की मौलिकता दिखती है, कवि की जिद भी दिखती है। जैसे वह कविता जिसकी आपने चर्चा की, जिसे हमें सुनाया कि अरहड़गढ़ को ही किसी ने कह दिया हो मस्ती में मानिकगढ़, और जब मानिकगढ़ से गुजरती ट्रेन से नदी को पढ़ना कवि की ओर से छूट जाता है, तो कवि स्वयं कहता है कि हम इसे मानिकगढ़ की नदी ही कहेंगे। तो इस अवसर पर आनंद कुमार सिंह जी, आपको सुनना सचमुच एक सुखद अनुभव रहा। और यहीं पर चलते चलते कुंवर नारायण जी रमेश चंद्र शाह जी की कविताओं को लेकर क्या कहते हैं, उसका एक अंश पढ़ता हूं। कुंवर जी के आलेख देखते हैं शब्द भी अपना समय में से। उसे पढ़ने के बाद हम उन कुछ चित्रों को देख लेंगे जो हमें आनंद कुमार सिंह जी की ओर से प्राप्त हुए, और एक खत भी है जिसका पाठ हम सुनेंगे। कुंवर नारायण लिखते हैं अपने इस आलेख में एक जगह पर, स्मृतियां चाहे वे निजी हों या चाहे ऐतिहासिक, पौराणिक या पूरा कथात्मक, कवि के मौजूदा अंतर्द्वंद को एक भाषा देती हैं और उसके मानवीय बोध को एक ठेठ भारतीय पहचान। इस तरह रमेश चंद्र शाह की कविताएं भारतीय अतीत से जो संबंध बनाना चाहती हैं उसमें कठमुल्लापन नहीं, उसके जीवंत और स्वस्थ अंशों के स्पर्श की कोशिश है। परंपरा का अर्थ उनके लिए सिर्फ पुरानी लीक पर चलना नहीं, विलुप्त सरस्वती की पुनर्रचना है, नित्य रसातल से निकालकर। जिस सांस्कृतिक समपनता को वे भारतीयता के अर्थ में सोचते हैं, वह हमारे आज के यथार्थ का निषेध या उससे पलायन नहीं है, उसकी विलुप्त जड़ों को अनुप्राणित रखने की एक कोशिश है। एक छोटा सा अंश पढ़ा, और अब मित्रों हम लोग इस कार्यक्रम के उस फीचर अंश की ओर बढ़ते हैं। इसे फीचर ही कहूंगा क्योंकि एक दृश्य माध्यम का अपना एक व्याकरण होता है कि हम कुछ उन चित्रों से, उस विजुअल से भी गुजरते, उससे गुजरना अच्छा लगता है। स्मृतियों को बार बार देखना सुखद होता है। तो ये कुछ चित्र हैं जो हमें आनंद जी से प्राप्त हुए हैं, वो एक वीडियो के रूप में। और जहां आनंद जी आपको लगे कि आपको कुछ कहना है उन चित्रों पर, तो आप कहें, मैं उस चित्र को वहीं पर स्टील कर दूंगा। जी। हाँ, ये चित्र जो है ये शाह साहब के घर का ही चित्र है, और कितनी आत्मीयता से प्रसन्न मुद्रा में वो हैं। ये कोरोना काल के बाद जब मैं उनसे भेंट करने गया हूँ लगभग 1 साल बाद, तो वो बहुत हर्षित हुए, क्योंकि 1 साल हमारी भेंट नहीं हुई, तो वो बहुत दुखी रहे, और मुझे भी वो आंतरिक पीड़ा थी, तो इसलिए मैं वहाँ गया था भेंट करने के। उस दिन का ये चित्र है। आगे बढ़ते हैं। ये चित्र बहुत पुराना है, आप देख ही सकते हैं, मुझे भी। ये 2019 सितंबर का चित्र है, 14 सितंबर का।
जब प्रोफेसर आजाद मिश्र के घर, जो संस्कृत के विद्वान आचार्य रहे हैं, लखनऊ में हम और शाह साहब दोनों गए हैं। शाह साहब के कृतित्व पर एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने किया था। बाद में उनको भारत भारती पुरस्कार भी मिला था वहाँ से, तो उसमें भी मैं साथ उनके गया हुआ था। वहाँ मेरा एक वक्तव्य भी हुआ था, उस दिन का ये चित्र है। जी, आगे बढ़ते हैं। जी। ये अभी हाल फिलहाल का चित्र है। ये मार्च का चित्र है, 4 मार्च के ही आसपास का ये चित्र है। अभी बिल्कुल ताज़ा चित्र है ये, जब कैलाश चंद पंत जी, जो शाह साहब और मेरे मध्य में बैठे हुए हैं, तो उनके ऊपर कोई पीएचडी की थीसिस आई थी और उसी कार्यक्रम में मैं भी गया हुआ था। तो शाह साहब से भेंट हुई थी। ये चित्र उसी दिन का है, कुछ महीने पुराना चित्र है ये। जी, और कुछ एक चित्रों को देखते चलते हैं। जी। ये शाह साहब और मेरी पत्नी सुमन है। तो ये भी, सुमन भी उनकी आत्मीयता के दायरे में रही हैं। उनका बड़ा लगाव और स्नेह है। तो ये चित्र उनका है। दोनों खूब बात कर रहे हैं, तो मैंने फोटो खींची थी। जी, और कुछ एक और। अब हम उस पत्र पर आ गए हैं मित्र। हाँ हाँ, जी जी जी। तो ये आप देखिए, वो इतनी हाँ। कटपिट उनका ये पत्र है, जो अथर्वा प्रकाशित होने के पहले उनके पास गई थी। मैं उनको काव्य गुरु मानता हूँ और मेरी कोई भी चीज़ प्रकाशित होती है तो पहले ज़रूर उनको दिखाता हूँ। तो उसको पढ़ने के बाद जो उन्होंने पत्र लिखा था, और ये पत्र बड़े संयोग से और बड़ी मतलब तत्परता से मुझे उनकी सुपुत्री स्वयं जो विदुषी भी हैं और शिल्पकार हैं, शंपा शाह जी, उन्होंने मुझे शीघ्र ही उपलब्ध करवाया था। और इसी में से कुछ अंशों को लेकर अथर्वा पर जो ब्लर्ब लास्ट में अंतिम पेज पर फ्लैप पे छपा हुआ है, वो इसी पत्र का अंश है। मैं उस पत्र को पढ़ता हूँ। ये जी। 9 जुलाई 2020 का पत्र है। प्रिय आनंद, ये पत्र अभी जो अथर्वा पर विशेषांक निकला है, अक्षरा पत्रिका का मई विशेषांक निकला है अथर्वा पर, तो शाह साहब का ये पत्र उसमें प्रकाशित भी हुआ है। प्रिय आनंद, सुखद और अप्रत्याशित अकल्पनीय सा विस्मय उपजाया तुम्हारी इस लेटेस्ट, हालांकि बरसों से, दशकों से धीमी आंच पर पकती रही और अब जाकर दुनिया के सामने उजागर हुई करतूत ने। अथर्वा नाम भी मेरे लिए बहुत परिचित, ध्यानाकर्षक और अर्थोत्तेजक नाम नहीं था। पहली बार तुमने इसका महात्म्य इतने रोचक ढंग से और एक नई खोज सरीखी सनसनी उपजाते हुए प्रदर्शित किया। इस नाम के धारक को ब्रह्म विद्या के प्रथम श्रोता, स्वयं सृष्टिकर्ता के मुख से और अधिकारी प्रस्तुता के रूप में प्रतिष्ठित करने का अनूठा अध्यवसाय किया। प्रथम कवि के रूप में वह तुम्हारा हीरो बना, जैसा जो तुम चाहते थे। जैसी चरम परम प्रतिष्ठा और महत्ता कवि कर्म की, काव्य सौंदर्य के ही नहीं, जीवन सत्य के और पारमार्थिक सत्य के भी सबसे बड़े, सबसे प्रामाणिक और सबसे तगड़े स्रोत के रूप में वह तुम्हारी प्रतीति इस आख्यान के जरिए सगुण साकार ढंग से रूपायित करने का अवसर या निमित्त तुम्हें इस अथर्वा कथा या श्रुति ने दिया। यही इस करतूत की आधारभूत प्रेरणा है और सार्थकता भी है। स्वप्न दृष्टि जिसे तुमने अपनी भूमिका में कहा है, उसे इतिहास से अलगाते हुए, हालांकि इतिहास भी इस पुस्तक में खासे महत्व के साथ संगुम्फित, उपस्थित और सक्रिय दिखता है। वह भी देशकाल अतिक्रामी वैश्विक शिखर पर, जिसमें मार्कंडेय के साथ साथ अब्राहम, अल मुस्तफ़ा, एंटी क्राइस्ट, प्रतिनारायण, पृथ्वी सूक्त के साथ जम्बू द्वीप और अतिमानस है, यहाँ तक कि तालिबान भी। चैतन्य आत्मा, तुम मानते हो कि कपि मानव को छोड़ और कहीं नहीं पनपी, उसी से प्रजातियां पनपी और इवोल्यूशन हुआ। यह भी कि तभी से पृथ्वी पर इस 7वें मनवंतर में मानव शरीर तो है, किंतु आत्मचेतना से पृथक सा। अपनी इस अभीप्सित मानव विकास संकल्पना की संपुष्टि हेतु तुमने सारे पर्यटकों, खोजियों के वृत्तांतों का भी कुशल उपयोग किया है। वेनसांग, फाहियान, अलबिरूनी, ट्रेवर, नियर आदि का। सारे ऋषि और प्रॉफिट तुम्हारे लिए अन्य सुकवि भाषित होते हैं। शोध प्राप्त तथ्यों के साथ तुमने कल्पना जल्पना का भी खासा मिश्रण किया है, किंतु पांडुलिपियों पर तुम्हारा खासा क्या, सर्वाधिक जोर है। किताब का स्ट्रक्चर ही मानो उसी पर आधारित किया गया है, परंतु वह उतना जमा नहीं मुझे। ऐसी महत्वाकांक्षी सर्वाश्लेषी रचना को पूरी तरह यूनिफाइड, स्वतंत्र और एकनिष्ठ बड़ी कविता रचना की तरह कंसीव और प्रेजेंट करना बड़ी कठिन, दुस्साध्य चुनौती थी, जिसे तुमने यथाशक्य उठाने निभाने की कोशिश की है। इस कोशिश में कई जगह लयभंग जैसी स्थिति भी पैदा हो जाना स्वाभाविक था। तुम इस रचना के द्वारा महाकाव्य, नाटक और शोधगंधी उपन्यास जैसे नेम ऑफ द रोज, तीनों का लाभ उठाना चाहते हो।
मन तुम्हारा कविता में रमता है। कई कविताएं सरस और सहज प्रवाही और प्रेरणा दीप्त लगती हैं, पर पूरी कृति का एकांतिक प्रभाव कहीं बिखर जाता है। कविता अर्थोन्मेष्टा माध्यम है स्वयं अपने आप में, लेकिन वह हर अर्थ की समतुल्य या एवजी या प्रतिनिधि नहीं है। इसलिए सब कुछ को समाहित करने का प्रयत्न सत्य के पक्ष में भी और काव्य सौंदर्य की दृष्टि से भी कन्विंसिंग और फलदायी नहीं हो पाता। तुम्हारे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहूँ कि वैश्विक भारतीयता का एक आख्यान परक काव्यात्मक संघर्ष और उसकी व्यंजनाएं रचने की चुनौती का पर्याप्त प्रत्युत्तर यह नहीं हो सकता कि मैं केवल साक्षी भोक्ता की भूमिका में हूँ, अथर्वा ही मूल करता है। अगर वैसा ही होता तो कृति की संरचना भी बिल्कुल भिन्न होती होती कि नहीं। बहरहाल कुल मिलाकर तुम्हारी इस करतूत को पढ़ना एक आनंदकर, रुचिकर और भावोत्तेजक अनुभव रहा मेरे लिए। सार्थक है तुम्हारा यह अर्ध जीवन व्यापी अध्यवसाय, जो अपने वर्तमान रूप में भी पर्याप्त उत्तेजक और भावोन्मेष्टा है। कल शाम इस किताब को पढ़ना शुरू किया था, अभी अभी साधुवाद सहित पूरा करके उठा हूँ। लगा तुरंत तुम्हें लिखूं, नहीं तो ध्यान शिथिल समाधि में ढल जाएगा। वैसे भी अब श्रम नहीं होता मुझसे, थक जाता हूँ एकदम। साधुवाद, सस्नेह, रमेश चंद्र शाह। ये पत्र था। इसमें जी से कुछ अथर्वा के पृष्ठभाग पर प्रकाशित है और अक्षरा पत्रिका में पत्र के स्तंभ में ये सारा पत्र अविकल प्रकाशित हुआ है। जी। तो और जी जैसे शब्द को कवि पकड़ता है और पहनता है, लगता है उसी तरह से हमने भी, शाह साहब ने और हमने भी एक दूसरे को पहना हुआ है और पकड़ा हुआ है। उसी में हमारे कथ्य की व्याप्ति भी है और साहचर्य की सिद्धि भी। वाह। एक दो और चित्र शाह साहब की खास। ये मैंने ही खींचा है, ये जी जी, चित्र अच्छा आपने। मैंने ही जी खींचा। जी जी ये जी। चित्र मेरा ही लिया हुआ है। उनकी भाव मुद्रा है, ऐसी तन्मय अवस्था में ही वो बैठा करते हैं। वाह। ये इसी इसी मुद्रा में जब भी हम जाएंगे तो वो पालथी मारकर सोफे पर विद्यमान रहेंगे और इसी मुद्रा में हमेशा वो बैठे मिलेंगे और एक से एक अद्भुत वृत्तांतों का श्रवण मैं करता रहता हूँ। वो अपनी मुद्रा में रहते हैं, मैं अपनी मुद्रा में रहता हूँ। हम दोनों की मुद्राएं मिलती तो नहीं हैं, लेकिन ऐसा है कि उनकी मुद्रा सागर मुद्रा की तरह है और मेरी मुद्रा एक बिंदु मुद्रा है जो आंचल पसार कर ले लेना चाहती है उनकी समुद्र मुद्रा को। तो ये समुद्र मुद्रा है उनकी। जैसे कोई परफॉर्मर किसी मंच पर बैठता हो, उस तरह से वो अपने बैठक में वो उपस्थित रहते हैं। उनकी उपस्थिति ही म्यूजिकल उपस्थिति की तरह वाह। सम्मोहक होती है। जी बिल्कुल। और एक और चित्र इस अवसर पर, ये आखिरी चित्र चित्र। भी मैंने खींचा है जब वो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में अपना काव्य पाठ कर रहे थे। उनके काव्य पाठ को सुनना भी, उनको तो मैंने अनेक बार भारत भवन में और अनेक जगहों पर व्याख्यान देते हुए सुना है। जिस तरीके से वो बोलते हैं और जिस तरीके से वो भावगर्भित लगातार निर्झर की तरह झरते रहते हैं, जब वो काव्य पाठ भी करते हैं तो बिल्कुल प्रतिशुद्ध और अभिमुख दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं कि वो एक आत्मलीन साधक कवि हैं तो उसी आत्मलीनता के मौन से वो कहीं बोलते हैं, नहीं। वो बिल्कुल संवादी सुर में संवाद साधते हुए एक एक शब्द पर बलाघात देते हुए संप्रेषण की अथाह व्यंजकता के साथ वो उपस्थित रहते हैं जब वो काव्य पाठ करते हैं। ये एक जी मुद्रा है। जी। शुक्रिया आनंद कुमार सिंह जी, आपने समय निकाला और यह महत्वपूर्ण बातचीत संभव हो सकी। आपके वक्तव्य से हम लोग लाभान्वित हुए और इस अवसर पर जो मित्रगण, दर्शकगण, लेखकगण उपस्थित रहे, उनमें से कुछ एक के नाम ले लूं। शिवदयाल जी, उमा शर्मा जी, विपिन शाह जी, अंशुमति, विजया सती, शिखर त्रिपाठी जी, रिजवानुल हक, मिथिलेश राय, महेंद्र रंगा, अखिलेश जी, चंद्रकला त्रिपाठी जी, अनुपम भट्ट जी, निर्मला सिंह, ऋचा राय, पारुल पुखराज, फारूक आफरीदी, सुधीर मोता जी, ओम नागर, मिथिलेश राय, सुरेंद्र कुमार मिश्र, बलवंत कौर, अंजू ढड्ढा मिश्र, बंकिम जी, मंजुला चतुर्वेदी जी, सरिता कुमारी, जावेद अली, रजनी रानी, कमल नयन, शैल्य जी, डॉक्टर विभा सिंह,
सरोज मिश्र जी, ऋतु माथुर, कल्पना शाह जी, रामकुमार तिवारी जी, निरंजन सिंह दागी, मृदुला मिश्र और तमाम मित्रगण जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी और इस सुदीर्घ कार्यक्रम को सुना। ये सब लोग बड़े प्रणम्य हैं, क्योंकि इतनी देर तक दम साधे हुए चुपचाप बैठे रहना और सुनना, ये तो बड़ा विलक्षण अनुभव है मेरे लिए, क्योंकि ये लगभग 2 घंटे का प्रोग्राम हो गया और जी 2 घंटे तक हमारे साथ ये लोग बने रहे, तो ये वास्तविक सहचर लोग हैं, ये सच में प्रणम्य हैं। जी जी बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और इसके साथ ही आज का यह कार्यक्रम समाप्त करते हैं। और सुमन सिंह जी की प्रतिक्रिया आ रही है कि हम लगातार ऐसे बंधे रहे कि समय का कोई ध्यान ही नहीं रहा। तो निश्चय ही जब एक गहन अध्येयता, एक विचारक अपनी बात रखता है और उस ईमानदारी के साथ, उस सघनता के साथ किसी के रचे में उतरता है, तब ऐसे वक्तव्य संभव होते हैं और हम सभी लोग सम्मोहित होकर ऐसे वक्तव्य को सुनते हैं। रमेश चंद्र शाह जी पर एकाग्र की अगली कड़ी में हम लोग पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार, शुभ रात्रि, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।